तो राइट फ्रॉम द डे वन मैं बड़ा ही एक अच्छा स्कोरर था पूरा कोर्स में ना। फर्स्ट मिड में, क्विजेस में, असाइनमेंट्स में आई वाज अप टू द मार्क। अब जब सेकंड नाले का फेज़ आता है तो ख़ास तौर पे अब के जो बैचेस आ रहे हैं, मैं सीरियसली उनको ये मतलब मेरी भाइयों वाला मशवरा होगा, चाहे आप बैचलर्स प्रोग्राम में सीबीएम या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं या मास्टर्स प्रोग्राम में जाएं, खुदा के वास्ते ये जो आपके 4-5 साल अगर आपको लगता है कि यार मैं फर्स्ट अटैम्प्ट एज अ टेस्टिंग अटैम्प्ट के तौर पे दूं कि देखो मुझमें कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, तो जस्ट अपनी इनिशियल लेवल पे तैयारी करके अब अटैम्प्ट दें। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके मार्क्स अच्छे आ गए। Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Communicable. This is Ali Abid. This is Shahzain Rahman. And today we have Mr. Tariq as our guest. He is working in the Development and Planning Department of the Government of Sindh as an officer and a researcher. So moving on to Mr. Tariq. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Ali, and thank you so much, Communicable, for inviting me. So, as already mentioned, myself, Tariq Amir, serving as a research officer in SDG section of Planning and Development Department, Government of Sindh. SDG refers to the Sustainable Development Goals, which are sponsored by the donor agency named UNDP. And also we were being hired through the World Bank initiative back in 2022, which they were invited fresh graduates to participate in the entire recruitment process, and they were hired in different categories of the research officer. So this is the short brief which I can, तो तारिक भाई, क्या हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं? आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है माशाल्लाह से, एंड लाइक हमारे लिए तो लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक हमें CSS वगैरह के बारे में, लाइक सिविल सर्विसेज के बारे में इतनी कोई जानकारी है नहीं, एंड लाइक डिटेल्स वगैरह तो हम आपसे डिस्कस करेंगे आज। तो थोड़ा स्टार्टिंग में हम थोड़ा अर्ली स्कूलिंग और अर्ली आपकी एजुकेशन के बारे में कहाँ से हुई? यार मेरी जो इस वक्त तो करंटली मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम CBM। अलॉन्ग विद डैट मेरी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी वो बैचलर्स इन कॉमर्स थी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, और जो मेरी स्कूलिंग थी वो नाज़ाबाद साइड से हुई थी। इसके अलावा जो है मेरी जो अदर एक्टिविटीज़ जिसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ वो मुख्तलिफ NGO की एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो मैं रिसर्च की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो दूसरी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है उसमें मैंने अपने आप को इंगेज रखा है। सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने का मकसद मेरा जो था वो राइट फ्रॉम द बर्थ नहीं था। इट वाज ऑल अबाउट द मोटिवेशन और द सपोर्ट फ्रॉम द रेलेवेंट पीपल, जो कि आपको किसी ना किसी जगह पे एक वे आउट ऐसा बताते हैं कि जिसके ज़रिए से आपको अपने बारे में समझ में आता है कि बेसिकली आप अपने आप को कहाँ सूटेबल मैच करते हैं। ऑल्दो चूँकि अनफॉर्चुनेटली ये सारी ग्रूमिंग प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी किस जगह पर है उसको वहीं से ही प्रिपेयर किया जाए, ताकि फिर जब वो मेच्योरिटी के लेवल पे आए तो एक अपने लिए सूटेबल डिसीजन ले सके। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्राइमरी लेवल पे वैसी ग्रूमिंग नहीं हो पाती, तो करियर चॉइसिंग का जो मैकेनिज़्म होता है वो एक इंडिविजुअल को उस तरीके से समझ में नहीं आता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको अच्छे गाइड मिल जाएं, अच्छे मोटिवेटर्स, सपोर्टर्स मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ किसी नेमत से कम नहीं है। और मेरी इस पूरी जर्नी में अगर आप बात करें तो देयर आर सो मेनी पीपल कि जिन्होंने बैक हैंड पे विदाउट एनी पर्सनल इंटेंशंस या पर्सनल एजेंडा के उन्होंने मतलब काउंटलेस मेरे लिए एफर्ट्स की, मुझे गाइड किया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया, जिसमें मैं नोटिसेबली मतलब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं नाम लेके मेंशन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बड़ा बहुत क्रूशल रोल प्ले किया मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट में, जिसमें एट फर्स्ट प्लेस मैं मैम रोज़ी का नाम लेना चाहूँगा, रोज़ी तनवीर मलिक। उनकी यानी समझो वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि हर मर्ज की दवा अगर आपको चाहिए तो उनके पास से मिल जाएगी, मतलब शी वॉज डैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। उसके अलावा मैम अफशा रऊफ, मतलब वेरी काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी ना, मतलब उनके साथ बैठ के आप चीज़ों को क्रिटिकली डिस्कस कर सकते हैं मैं, और वो अच्छा एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हमारे एक बड़े अच्छे टीचर थे सर PM राना साहब, मतलब उस जैसा बंदा बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है कि जिसका पेशेंस लेवल बड़े नेक्स्ट लेवल पे जाके टच हो रहा। और मतलब मैंने तकरीबन 10-12 साल से मैं उनको जानता हूँ और मैंने उस शख्स को कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। रिगार्डलेस कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ही वॉज ऑलवेज लाइक ओके,
रिमेन काम और सोल्यूशन निकालते हैं, और इतने काम और कंपोज तरीके से वो सोल्यूशन ड्राइव करके देते हैं कि द पर्सन वॉज लाइक कि यार मैंने इस लेवल पे जाके क्यों नहीं सोचा, और ये इतनी ईजी चीज़ थी, मतलब वाई एम आई थिंकिंग एंड दैट पर्टिकुलर वे। वो हो गए। फिर उसके अलावा सर रिजवान अहमद, सीनियर फैकल्टी इन CBM, मतलब उनके तो ये समझो उन्होंने मुझे एक निक नेम से रखा हुआ था स्टूडेंट एज एन पूल टी। ये भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा है उनके साथ। किस नाम से रखा था? पूल टी। ये बेसिकली अच्छा। स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक था। तो इसके पीछे बिहाइंड स्टोरी, असल में हमने जब इनसे कोर्स लिया था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, तो राइट फ्रॉम द डे वन मैं बड़ा ही एक अच्छा स्कोरर था पूरा कोर्स में ना। फर्स्ट मिड में, क्विजेस में, असाइनमेंट्स में आई वाज अप टू द मार्क। अब जब सेकंड नाले का फेज़ आता है तो उसमें एक टॉपिक आया बेसिकली डिफरेंस ऑफ मीन्स का। तो उसमें एक सिचुएशन आती है कि जिसमें आपने डिसाइड करना होता है कि पूल टी की तरफ जाना है या नॉन पूल टी की तरफ जाना है। अब सर ने वो अजम्पशन सारी बता दी, एग्जांपल्स बता दी, और पूरी क्लास को समझ में आ गया। एंड आई वाज रिमेन एट द कन्फ्यूजन, ये हुआ कैसे? अच्छा चलो, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, मैंने सर को आखिर ईमेल की, मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, ज़रा मुझे क्लियर कर दें। एंड उन्होंने प्रॉम्प्टली मुझे रिस्पॉन्ड किया और वही चीज़ दोबारा समझाई जो उन्होंने क्लास में बताई थी। मुझे तब भी नहीं समझ में ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है। अच्छा मैं रीज़न ढूंढ रहा हूँ। अच्छा सर को क्लिक तो करके ये इस जगह फंस गया। हर क्लास में आके सर रिपीट करवा रहे हैं, बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिर मेरे साथ जो ग्रुप बैठा हुआ है मैं उनको ग्रिल कर रहा हूँ, यार मुझे बताओ तुम लोग कैसे समझ में आ गया। आखिर में सर रिजवान वाज लाइक, ओ खुदा का वास्ता है छोड़ दे इस टॉपिक को, बाकी भी टॉपिक से उस पर फोकस कर ले। नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे लिए ना वो गले की हड्डी बन गया था। हालत ये हो गई कि उस एक टॉपिक ने मेरा इतना कॉन्फिडेंस शेकअप किया कि फाइनल एग्जाम में मैं बाकी टॉपिक से परफॉर्म ही नहीं कर सका। और मुझे ये डर था कि कहीं सर उस टॉपिक का सवाल ना दे दें। और जब एग्जाम आया तो उस टॉपिक का सवाल ही नहीं था। और तब भी मैं यूँ सोच रहा हूँ वो क्यों नहीं दिया, क्या मसला हुआ होगा। और सर मुझे देख रहे हैं, वो सर को भी यार मैंने इतना इजी कर दिया पेपर फिर भी इतना परेशान है। तो उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया कि ये पुलटी वाला आदमी। अच्छा फिर उसके बाद जो है फिर 2021 का टाइम आता है जब फिर मैं मरियम से मैं कोर्स इनरोल करता हूँ CB, तो कंज्यूमर बिहेवियर। तो एट द स्टार्ट शी वाज लाइक कि मतलब मैंने उनको बहुत स्टार्टिंग में इतना कोई सीरियसली नहीं लिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यही वजह थी कि जो मेरे फर्स्ट वाले के जो मार्क्स थे इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। एंड शी वाज लाइक कि मतलब पूरी क्लास में आके कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद मेरा सब्जेक्ट पढ़ना ही ज़रूरी नहीं समझा। मतलब ऐसा एग्ज़ाम दे के आए कि मैंने पूछा कुछ है, जवाब में कुछ लिख रहे हैं, पता नहीं क्या करके आए ना। और मैं समझ गया ये मेरी ही बात हो रही है, तो मैंने क्लास के सामने कन्फ्रेस किया, मैम हाँ ये मैं ही हूँ। तो फिर मैम से मैंने दोनों कमिट किया, मैंने मैम इंशाल्लाह ताला सेकंड हाफ में मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई। फिर उन्होंने मेरे बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे मैं या तो मुझे स्किल्स नहीं थी या मुझे नॉलेज नहीं थी या मुझे एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है मुझे डेवलप करना शुरू किया, बताना शुरू किया, गाइड करना शुरू किया। फिर उनके कोर्स में एक रिसर्च पेपर पर उन्होंने वर्किंग करवाई थी, जो कि मैं समझता हूँ मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बेसिकली द टॉपिक वाज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन अ चाइल्ड्स एबिलिटी। अब बेसिकली सुनने में तो बड़ा इजी है, लेकिन हमने बच्चों की 3 किस्म की एबिलिटीज़ को टारगेट किया था, उनकी मेंटल, उनकी फिजिकल, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को। बेसिकली थीम ये थी कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट अर्ली एजेस के बच्चों को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है हमारी एज के तो हम तो समझे कि इंटर के बाद जाके हमने प्रॉपरली मोबाइल फ़ोन गैजेट्स ये सब देखे थे। बट आजकल की जो यंग बर्थ है वो तो अर्ली स्टेजेस में ये सब परसीव कर रही है, उनके हाथ में टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन पहले ही एग्जैक्टली। तो इस चीज़ के अर्ली स्टेजेस में इस्तेमाल की क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्या ये उनकी ग्रूमिंग में सपोर्ट कर रहा है या नेगेटिवली सपोर्ट कर रहा है। तो उस पर मुताल्लिक बहुत डिटेल्ड रिसर्च करवाई थी और मैम ने बड़ा ही उसमें टेक्निकल पॉइंट्स पे जो है बड़ा मुझे सपोर्ट किया था, गाइड किया था। जो मेरे ग्रुप में जो मेरे कोलीग थे वो भी ही वाज लाइक कि यार तारिक तुमने टॉपिक तो उठा लिया लेकिन ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना डीप में जाता जा रहा है। आई वाज लाइक कि यार अब छेड़ दिया है, हो जाएगा इंशाअल्लाह, परवाह नहीं है। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रिसर्च हुई, एनालिसिस किया। अच्छा जिस दिन फाइनल प्रेजेंटेशन थी उस दिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैम ने आइडेंटिफाई किया। एंड मैम वाज लाइक कि अब इसमें क्या किया जा सकता है, कल प्रेजेंटेशन देनी है एंड यू गाइस वर लाइक तुम लोग को होश नहीं था। खैर उस पर भी मैम ने एक ऑल्टरनेट बताया कि तुम इस तरह कर लो। तो वो हमने स्ट्रेटजी ऑप्ट की, फिर उस तरीके से फ्रेम आउट किया, प्रेजेंटेशन दी, मैम को अच्छी लगी माशाल्लाह से।
फिर उसके बाद एक अच्छा इन अ मीन वाइल मेरी ये सिविल सर्विसेज की जर्नी चल रही होती है ना, मैम से मैं गाइड भी ले रहा होता हूँ, सपोर्ट भी ले रहा होता हूँ। अच्छा ज़ाहिर सी बात है जब आप एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ज़ाहिर एक तरफ मेरा MBA प्रोग्राम चल रहा था, वो भी टू अ सर्टेन डिग्री डिस्टर्ब हो रहा था, और अब मैं इस तरफ अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था, तो एक ही वक्त में दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू। तो मतलब आपका CSS के एग्जाम्स चल रहे थे and वो भी your प्रिपरेशन MBA? चल रही थी, और ये भी मेरा अच्छा ये रिसर्च वर्क भी चल रहा था ना मेरा। तो अब एक स्टेज आई ऐसे कि अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट आया, मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, और जाहिर सी बात है उस दौरान मेरी एकेडमिक साइड इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब CBM की तरफ से थोड़ा सा मुझे एक वेकअप कॉल दी गई कि भाई यू हैव टू डिसाइड क्या करना चाह रहे हो तुम, मतलब क्या इस तरह तो नहीं चलेगा। तो जब मैं थोड़ा सा बाहर निकला तो मैं बहुत अपने आप को लो फील कर रहा था ना। आई वाज लाइक यार वाकई में कहीं मैंने डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, क्या पता अल्लाह ताला आपको दिखा रहा होता है साइंस से कि जी आपने जो डिसीजन लिया उसको चेंज करें, रिव्यू करें, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एकदम बस रैंडमली मतलब मैम का ख्याल आ गया कि यार चलो मैम के पास चलते हैं। तो मैंने सडनली मैम को बस मैसेज किया एंड आई वाज लाइक कि मैम आप इस वक्त ऑफिस में, इत्तेफाक की बात है वो बैठी हुई थी, हाँ ठीक है तुम आ जाओ। अब ना मैम को पता कि मैं ऑल ऑफ द सडन क्यों आ रहा हूँ, ना मुझे पता कि मैंने मैम के सामने बोलना क्या है। अच्छा अब मैं जैसे जैसे जाता जा रहा हूँ मैंने कहा मैंने बोल तो दिया है लेकिन मैं बोलूँगा क्या उनके सामने, मतलब ऐसा कौन सा मैंने तीर मार के आया हूँ तो मैम के सामने रखूँगा तो मुझे शाबाशी देंगी। खैर मैं अंदर आया, मैम ने बैठाया, फ्रेशन अप किया। अब मैंने कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, मतलब मैं बिल्कुल मैम के सामने ओपन अप हो गया। मैम सुन रही है बड़े ही कीप काम कूल तरीके से, सारा सुन के सब कुछ ओके ओके कहती हैं कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन आती है और तुम अपनी जिस ट्रैक पे लगे हुए हो कंटिन्यू रखो उस प्रोग्रेस को, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो इसी दौरान फिर ये एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आती है तो मैम मुझे पर्सनली कहती है कि जी इसमें तुम अपना आइडिया पिच इन करो। और अच्छा मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ यार क्या हमने कोई रिसर्च की थी और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैम करवा रही हैं, क्या ही कोई एक्सेप्ट हो गई है। तो लेकिन मैंने कर दिया, मैंने कहा चलो मैम ने कहा है तो ठीक है, पूरा मैम के अकॉर्डिंगली प्रपोजल वगैरह बना के उनको मैंने सबमिट कर दिया। अच्छा जो मेरा दोस्त था मैं उसको ये बोला, मैंने कहा यार लक है ट्राई कर लेते हैं देखते हैं। एक्सेप्टेंस आ गई। अब मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा इतनी जान थी रिसर्च कि चलो, मैंने दोस्त को बताया तो वो भी खुश हो गया। तो मैंने चलो ठीक है हम परसू करते हैं इसको। मैं मैम के पास गया, यूनिवर्सिटी में पूरा प्रपोजल डिस्कस किया, मैम अब आगे कैसे बढ़ना है। तो फिर जो जाहिर सी बात है लिटिगेशन लकूनास उस वक्त थी वो मैंने सारी क्लियर करवाई। फिर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा मुझे तैयार करवाया मैम ने। और फिर जब उसके बाद कॉन्फ्रेंस का टाइम आया, सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो गई। तो अच्छा मैम ने भी उस कॉन्फ्रेंस में आना था, मैम का भी रिसर्च पेपर था वो मैम ने प्रेजेंट करना था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार मैम से कॉन्फ्रेंस वाले दिन मुलाकात हो जाएगी तो एक सपोर्ट मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कैसे अब अननोन जगह पे जा रहे तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, कॉन्फिडेंस मिल जाता। अच्छा अब जब मैं पहुंचा तो मैम की कोई शायद पर्सनल कमिटमेंट थी या कुछ मीटिंग आ गई थी तो मैम वाज लाइक कि मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा अच्छा चलो अल्लाह मालिक है। इन अ मीन वाइल मैंने अपने ग्रुप फेलो को कॉल की, मैंने कहा हाँ भी कहाँ पर हो। तो ही वाज लाइक यार तारिक मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स आ गई तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकूँगा। एंड आई वाज लाइक कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, यानी अब मैं बिल्कुल अकेला, यानी अब प्रेजेंट भी मैंने करना है, संभालना भी मैंने, और अब मैं ऐसी जगह पे बैठा हुआ मैं किससे क्या बात करूं। अच्छा अब मैं आसपास देख रहा हूँ लोग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, ये वो। मैंने कहा तैयारी करूँ भी तो किसके सामने करूँ। अब मेरे सामने एक शीशा ही बच रहा था। तो कैंटीन में जो अंकल थे उनसे मैंने कहा अंकल कोई शीशा यहाँ पे है, तो उन्होंने मुझे वो अपने बाल सेट करने वाले थे यानी वाले बेटा ये मेरे पास। मैंने कहा मुझे बस शीशा चाहिए। तो मैं सीधा कोने पे एक चेयर ली मैंने और प्रॉपर सेटअप बना के अब मैं उस शीशे के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि यार चलो कुछ ना होने से होना बेहतर। खैर इतने में मुझे वहाँ पे एक फॉर्मर CBM की फैकल्टी मिल गई, मैम सारा अल्ताफ़ उनका नाम है। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई उनको मैंने सारा बताया तो उन्होंने मुझे बड़ा कूल डाउन करके सब अच्छा होगा, तुम बस अपना अच्छा देख के आना और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कोई बात नहीं। उनके साथ एक अच्छी कन्वर्जेशन हुई, उन्होंने कुछ पॉइंट से मुझे गाइड किया कि जी मैं यहाँ की फैकल्टी हूँ तो यहाँ का तुम्हें कहना। अच्छा अब टाइम आया प्रेजेंटेशन का, सारी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो गई, सब अच्छा ये वो, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब जब अहम मोड़ आया तो आई वाज लाइक ग्रुप्स बनना शुरू हो गए कि जी ग्रुप A B C में इतने लोगों का हम अकोमोडेट करेंगे। और जब आखिर में मेरा नाम आया तो मेरे साथ का जो ग्रुप फेलो था जी वो कहाँ है, मैंने कहा सर वो नहीं आया। अच्छा तो आप अकेले ही हैं? जी सर। ठीक है तो आप
जिसके साथ आना चाहे चले जाए अब आप अकेले ही हैं। तो मैंने सर मैं ग्रुप सी कैसे चला जाता हूँ, तो ग्रुप सी को दूसरी बिल्डिंग में ले गए। अब जाहिर सी बात है सारे सबको प्रॉपर्ली सिट इन करवाया, पैनल भी आके बैठा, पैनल देख के आई वाज लाइक ये तो जी मतलब अब खतरनाक सीन शुरू हो गया। अच्छा अब ग्रुप इधर बैठे हैं उधर बैठे हुए हैं, यूएसबी की प्रेजेंटेशन तैयार है, मैंने कहा सब कुछ मैंने ही करना है यार, हो क्या रहा है। अच्छा सबसे आखिर में नंबर मेरा, वो अल्फाबेटिकल वाइज में चल रहे थे। अब उनकी प्रेजेंटेशन सारी लगी, अब स्टार्टिंग में सर ने प्रेजेंटेशन देना शुरू की। अब मैं देख रहा हूँ थोड़ा शिवरिंग भी हो रही कि यार उनको मतलब 4-5 लोग खड़े हुए हैं और आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, इतनी डिटेल डिस्कशन हो रही है। तो ठीक है बाकी लोग तो संभाल रहे हैं, ये तो मैंने सब कुछ करना खुद, तो मेरी बारी पे क्या होगा। मैं बैठा हूँ आखिर में जब मेरा नंबर आया तो रोस्टम पे खड़े होकर मैंने फिर सिर्फ एक चीज़ सोची अपने में कि तारिक साहब अब आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप इसी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहो कि क्या करना है, या बस जो दिमाग में है वो बोल दो, तो ही आप सक्सीड होगे। तो प्रेजेंटेशन खुली और उसके बाद मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने अपना मिरेकल किस तरह किया, वो प्रेजेंटेशन के साथ सिंक में कैसे हुआ। एंड आई वाज लाइक बिल्कुल गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन। मैं बोलता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, आइडियाज़ ये वो प्रपोज सोल्यूशन सब कुछ करा के जब प्रेजेंटेशन मेरी कंप्लीट, अच्छा 15 से 20 मिनट का एज ग्रुप को टाइम था, तो जो पैनल बैठा हुआ था उन्होंने देखा कि मैंने तकरीबन विद इन 12-13 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। तो आखिर में कि अभी कुछ बोलना है, मैंने सर आई हैव डन। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की। अब वो ग्रिल करते जा रहे हैं जी आपने ये स्ट्रेटेजी की यूज़ की, आप ये कर सकते थे, आपने ये टेक्निकल टूल की यूज़ किया, आप ये कर सकते थे, आपने इसको इस तरह क्यों नहीं किया। अब ज़ाहिर है थोड़ा सा व्हेन यू आर डीलिंग विद अननोन पर्सन जिसकी आपको साइकी का नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो टीचर की साइकी का आपको महीने में अंदाजा हो जाता है, तो उसकी लाइक एंड डिसलाइकिंग के हिसाब से आप प्रेजेंटेशन क्राफ्ट करते हैं। अब यहाँ तो सामने वो बैठे हुए हैं जिनको आपका नहीं पता और आपको उनका नहीं पता, तो यू वुड बी लाइक कि अब मैं कुछ भी बोलने लगूंगा तो कहीं ऐसा नहीं मैं कहीं स्लिप हो जाऊँ या मुझसे कोई गलती हो जाए। तो अब मैं जवाब दे रहा हूँ। आखिर में वो सबको अपने अपने हिसाब से कमेंट्स भी दे रहे थे। तो जो पैनल बैठा हुआ था मैंने कहा सर जी अब तो दे वर लाइक कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, एक डिफरेंट सेगमेंट क्वेश्चन टारगेट किया और हमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से फ्लो में बात की, ऐसा लग रहा था कि आपको एक लफ्ज़ पे कमांड हासिल है कि आप जो बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग है। हाँ कुछ टेक्निकल एरियाज़ पे आपके फ्लॉज हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है नज़र आ रहा है कि आपकी अर्ली स्टेजेस की है, आप वक्त के साथ साथ उसको सीख जाएंगे, लेकिन ओवरऑल इट वॉज गुड टू गो। तो जब प्रेजेंटेशन देके मैं बाहर निकला तो मैम का मैसेज आया, देन आई वाज लाइक मैम मज़ा आ गया, रिलैक्स हो गया, मेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अब आपको यकीन आ जाता है अपने ऊपर कि यार अब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना, अब टेंशन नहीं है, अब मैं कर लूँगा। अच्छा इन अ मीनवाइल मैम से मैं डिस्कस करा, मैम अब मैं आगे क्या करूँ, मैम गाइड भी कर रही हैं, बता रही है तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 महीने गुजर होंगे तो मुझे यहाँ से कॉल आ गई प्रोजेक्ट से, अप्लाई तो किया हुआ था, तो जी आप मैंने कहा जी मैं बिल्कुल हमने आपका इंटरव्यू लेना है। तो मैंने कहा श्योर हमारे, तो मेरा एट फर्स्ट इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था। तो जिन्होंने जिस टीम ने लिया तो उन्होंने फिर मुझसे डिस्कस किया जी आपका बैकग्राउंड ये वो ना। अब चूँकि मेरे पास अपने आप को सेल करने के लिए एक पीछे से बैक पे चीज़ मौजूद है विच इज़ माई रिसर्च पेपर और तो एकदम से रैंडमली मुझे याद है मैंने कहा यार इस चीज़ को मैं सेल आउट कर सकता हूँ। तो मैंने उनको उसका पूरा बैकग्राउंड बताया, दे वाला डिस्कसिंग कि हाँ भाई क्या आइडिया था, क्या फ्रेमवर्क था, पूरा माइंडसेट के साथ उन्होंने। तो ठीक है तारिक साहब हमने आपका कर लिया और हम आपको जो है वो रिप्लाई देते हैं। मुश्किल से फिर 2 से 3 दिन गुजर होंगे, फिर मेरा फिजिकल इंटरव्यू हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल इंटरव्यू अच्छा हुआ। अच्छा मैं उस टाइम पे मैम के साथ कंसिस्टेंटली राब्ते में था। तो अब मैम वाज लाइक, उनका भी ज़्यादा बात है वो कि देखो तारिक तुम्हारी अभी MBA डिग्री कंप्लीट नहीं है और अपनी किसी किस्म के ना फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रखना अबाउट पे एंड पैकेजेस ना। जितने भी वो ऑफर करें यू वुड बी लाइक ओके, क्योंकि तुम्हें चिप इन होना है। मैंने कहा मैम बेफिक्र हो जाए, मैं इस बात में बात ही नहीं करूँगा। अच्छा जब मेरा फिजिकल इंटरव्यू हुआ तो मैं बिल्कुल वही था, मैंने कहा ये पूछेंगे भी तो भी मैं बात घुमा दूंगा। इत्तेफाक से उन्होंने पूछा नहीं। जब मैं बाहर निकला मैम को मैंने बताया इंटरव्यू अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया। अब जब मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला और जब मैंने उसमें अपना पे पैकेज देखा तो मैम को मैसेज करने से पहले मैंने अपने आप से सवाल किया कि ये मैं कोई ख्वाब में तो नहीं हूँ, मतलब दिस इज़ द पैकेज विच आई एम गेटिंग टू
तो मैंने मैम को फ़ौरन स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया। मैम वाज लाइक अल्लाह का शुक्र अदा करो कि विदाउट कंप्लीटिंग योर प्रोग्राम और जस्ट हैविंग अ बैचलर्स डिग्री तुम्हें इतना अच्छा पैकेज मिला है और तुम तो मतलब सजदों पे गिर जाओ। तो दूसरे दिन फिर मेरी ज्वाइनिंग भी थी, तो मैंने कहा मैम मैं ज्वाइनिंग लेके जाऊँ आपके पास, में फ़ौरन आता हूँ। तो मैम जहाँ पता मैम भी खुश हुई। तो मैम ये कहते हैं कि मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना अच्छा आपको पैकेज मिलेगा, लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह ताला ने एक तुम्हें चांस दिया है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो इन अ सेंस कि जितना हो सकता है प्रोफेशनली वाइज काम को सीखो, अपनी एफर्ट दो। और अब चूँकि अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ के जो बैचमेट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं, यानी कंप्लीट किए हुए। अच्छा अब जब उनके साथ मुलाकात हुई तो थोड़ी सी कि यार ये तो सारे मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, मैं तो अभी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक अब यकीन बैठ गया था कि यार ठीक है मुझसे ये एकेडमिक वाइज एक एज ऊपर है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो मुझ में है कि यहाँ तक अल्लाह ताला ने पहुँचाया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ काबिलियत थी। और अगेन जिन लोगों को मैंने मेंशन किया, इन लोगों की सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा। फिर लास्ट में मैं ये समझता हूँ कि आपकी ओवरऑल जो सक्सेस होती है ना, उसमें आपके जो घर वाले होते हैं उनका सपोर्ट, उनकी दुआएं और उनका मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स की तो दुआएं, उनका सपोर्ट, उनके मोटिवेशन तो थी, साथ में मेरे बहन भाइयों का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, उनकी सपोर्ट और कंसिस्टेंटली मुझ पे एक जैसे कहते हैं ना एक पॉजिटिव चेक लगा के रखना कि कंसिस्टेंटली कि जी दे आर कीप पुशिंग मी कि तुम कोशिश करते रहो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का जो माहौल है कभी भी किसी किस्म का रिस्ट्रेंड नहीं रहा कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। आपको जो करना है आप अपने तरीके से डिसाइड करो, हम सपोर्ट करेंगे आपको। तो दे वुड बी लाइक कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम बस ऑल्दो रिसेंट चूँकि पाकिस्तान के हालात की वजह से माय ब्रदर वाज लाइक कि यार सोच लो तुम मतलब इतना बोल्ड स्टेप ले रहे हो और अब तक तुम्हारी कोई पूरा, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही था कि यार तारिक बाहर मैं इतने अरसे से रह रहा हूँ और यू वुड लाइक कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, तो तुम यहाँ सब छोड़ के तुम जा रहे हो, तुम यहाँ मतलब क्या। तो मैं भाई को मैंने भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंशाअल्लाह कोई ना कोई, तो जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही वाज लाइक फाइनली एटलीस्ट मतलब हम लेट से किसी के सामने बताएं तो कह तो सके ना कि हमारा भाई एटलीस्ट डूइंग समथिंग ना। तो और मुझे भी अंदर एक मोटिवेशन, एक खुशी, और मैंने कहा चलो यार यहाँ पहुँच गए, अब इससे आगे भी अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। और ये मतलब इनिशिएटिव ऐसा था कि जिसके बारे में वो कहते हैं ना एक इंसान अपने लिए प्लान बनाता है और एक अल्लाह ताला उस इंसान के लिए बनाता है, और जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वो ऑलवेज वर्क्स और वो हमेशा से कंक्रीट साबित होता है, ठीक है ना। तो मेरी भी जर्नी यही थी कि ऑल्दो मैंने अपने इमेजिनेशन में रखा हुआ था जी मैं CHS करूँगा या PCS करूँगा तो जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊँगा, ये हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ और ही सोच के रखा हुआ था जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि ऑल द वे थर्ड वे से अपॉर्चुनिटी आएगी, मुझे कॉल आएगी, मैं इंटरव्यू दूंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा और मुझे इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर का एक पार्ट बनूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ज्वाइन किया, अगेन हमारी सर्विसेज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को शिफ्ट की गई, और जब फिर वहाँ पे जिस सेक्शन में मुझे अपॉइंट किया गया विच इज़ SDG सेक्शन, वहाँ का जो मुझे स्टाफ मिला अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी कोऑपरेटिव, सपोर्टिव। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑफिशियल वर्क प्लेस में इतना फ्रेंडली जो स्टाफ जिसे कहते हैं ना, मतलब यूँ समझो अगर मैं दूसरे अल्फाज में कोई घर जैसा माहौल कि अपना बच्चा समझ के ट्रीट करना। मतलब मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा मुजम्मिल साहब का, अदनान साहब का, अपने मेरे चीफ जो है नादर साहब का, स्पेशली जिस तरीके से मुझे उन्होंने ग्रूम किया, जिस तरीके से मेरी जिसे कहते हैं ना मेंटल कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में, मुख्तलिफ इशूज़ में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, वो उसको मैं अपने लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता। क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है वो वहाँ पे दोस्त कम स्नैक्स ज़्यादा मिलते हैं। एक कॉमन सा एक मतलब मीम मशहूर है, लेकिन मेरे केस में अगर आप मुझसे पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे दोस्त मिले, बड़े अच्छे गाइड करने वाले मिले। यानी कुछ तो उनमें से ऐसे भी कि जिनको मैं अपना समझो भाई की तरह उनको मैं कंसिडर करता हूँ। तो मेरे केस में मैं इस मामले में ब्लेसिंग रहा। फिर फैकल्टी जिनके साथ मैंने पढ़ा, जिनके साथ मैंने इंगेज हुआ, मतलब ये वो लोग थे कि
दे आर लाइक डायमंड्स, और ऐसे लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना और विदाउट देयर ओन एनी पर्सनल एजेंडा या पर्सनल गेन्स आपकी ज़िंदगी में कुछ पार्ट प्ले करना जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती है। सो ये जितना मैं, वो कहते हैं ना बहुत बड़ी कहानी को कूजे में बंद करना, जितना मैं कर सकता था वो मैंने किया, बाकी अप टू यू। जैसा आपने अपनी वो बताई मतलब लाइक CBM के टाइप की, जो आपको पूल टिया का नाम रख दिया था, तो मतलब लाइक उस टाइम से आपने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की है ना, तो उस टाइम से आपके अंदर मतलब लाइक ये है कि रिसर्च बेस्ड करना। हाँ, और वो सब करना मैं जब मैम के साथ मैं जिस रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ था ना, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा, जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया था, मैंने ऐसे ही चूज़ नहीं किया था, उस टॉपिक के ऊपर हद से ज़्यादा मैंने रिसर्च की थी, अगेन विच इज़ बैक्ड बाय सम माय ओल्ड फेलो कोलीग्स जो कि अब अब्रॉड मूव हो गए, उनका भी बड़ा इसके अंदर रोल था, उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, जिसमें मैं आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम विकेश, उसने बड़ा मुझे इसमें गाइड किया, मोटिवेट किया, उससे बड़ी टेक्निकल चीज़ें बताई। तो बहुत मैंने रिसर्च करके भी डिसीजन लिया था कि जी इस तरफ मैंने करना चाहिए। तो फिर जब मैंने मैम के सामने ये आइडिया रखा तो मैम ऑल्सो लाइक कि हाँ टॉपिक इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसके ऊपर करनी चाहिए, जाहिर सी बात है आजकल का एक ट्रेंडी इशू है, तो इसके ऊपर ज़रूर डिस्कस होना चाहिए कि इसका फॉल बैक है क्या, और लेट्स से अगर कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकल सकते तो वो क्या हो सकते हैं। तो जब हम रिसर्च करने लगे, इंटरव्यूज़ लिए, ये सर्वे क्वेश्चनर्स हमने फिलअप करवाए, तो बहुत सारे लोगों के जो ओपिनियंस थे हमारे सामने हैं, किन लोगों ने पॉजिटिव सेंस में लिया टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को, किन्होंने नेगेटिव सेंस में लिया, किन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले किया, बट कुछ जगहों से हमें बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स आए कि ऑल्दो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब किसी को भी आप फ्रीली कुछ भी ना दे दें, क्योंकि आजकल की खासतौर पर जो जनरेशन है उसके हाथ में जिस तरीके से टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, तो दे कैन एक्सेस एनीथिंग अबाउट समथिंग विच दे लाइक टू खास तौर पर यूट्यूब की अगर हम बात करें, ऑल्दो अब यूट्यूब ने भी अपना अलग से प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए बना दिया, लेकिन अगर मैं आज के कार्टून्स को या आज के मटेरियल को, कंटेंट को देखूं और उसको कंपेयर करूं हमारे ज़माने के लाइक टॉम एंड जेरी, डेक्स्टर लेबोरेटरी, तो उसका कोई मैचअप नहीं है, मतलब वो वाकई में कार्टून्स लगते थे, उसको देख के वाकई में एक फन और ह्यूमन का सेंसर क्रिएट होता था। आजकल के जो मतलब जो कंटेंट आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो ख़राब है सारा का सारा, लेकिन वो वाला फैक्टर मिसिंग है कि जिससे वाकई में मेंटल ग्रूमिंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े ना। तो मैं ये समझता हूँ कि उस एक रिसर्च के बाद बहुत सारी जो हमें इंसाइट्स मिली, तो मैंने मैम के साथ डिस्कस किया, ऑल्दो मैम ने मुझे बाद में कहा कि इसको फर्दर इम्प्रोवाइज़ करो, इसके अंदर चेंजेस लानी हैं, इसके अंदर जाहिर सी बात है आजकल की जो AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन का जो अब दौर है उसको भी तुमने इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो वो भी एक फैक्टर है, एलिमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें स्टिल स्टडी के लिए रह गई हैं जिनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा एक्सपीरियंस सारा करके, और अब जो जिस फील्ड में मैं आया हूँ वहाँ पे तो ये चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, तो अब जो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बूस्टअप हुआ होता है कि अब इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं होती कि यार लेट्स से कोई एक अनइमेजिनेटिव सिचुएशन आ जाती है या कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन आ जाती है, तो मुझे अब ये डर नहीं होता कि यार मैं किस तरह फेस करूँगा। आई वुड बी लाइक कि यार हो जाएगा, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर गया जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो अब कोई इंडिविजुअल डेलीगेशन भी आ जाए या कोई टीम आ जाए तो अब मैं उसको टैकल कर अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन मेरी वो एक्सपर्टीज़ तो नहीं है जो मेरे सीनियर स्टाफ होंगे, लेकिन अब उन्होंने मुझे इस काबिल कर दिया है कि अब मैं कर सकता हूँ। स्पेशली लास्ट एक इस्लामाबाद से एक स्पेशल डेलीगेशन आया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे चीफ ने डिसाइड कर लिया था कि हमने इस पूरी सेशन का कंट्रोल इसको दे देना है। एंड ही वाज लाइक भाई सारे डिग्नेटरीज, सारे जो गेस्ट हैं, तुमने उनको कोऑर्डिनेट करना है, तुमने उनसे बातचीत करनी है, और सारा जो इवेंट है तुमने ऑर्गेनाइज करना है। एंड आई वाज लाइक ये कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा, मतलब यार इतने सीजन ब्यूरोक्रेट्स आएंगे और इस्लामाबाद से डेलीगेशन आ रहा है, तो मैं कैसे, मतलब मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं कैसे मैनेज करूँगा। कर लोगे कोई मसला नहीं है। अच्छा, अपनी टीम को भी कह दिया इसको सपोर्ट मत देना, जो ये करता है खुद करने दो, रिजल्ट हम देखेंगे। खैर द बिग डे कम्स, तो अब सारे डिग्नेटरीज आ रहे हैं, खैर कोऑर्डिनेशन भी हो गई, कोलैबोरेशन भी हो गई, सब लोग आना शुरू। अब
थोड़ा डर भी लग रहा है कि यार सबको प्रॉपर अकोमोडेट भी करना है, फिर इस्लामाबाद से डेलीगेशन आ रहा है, उसको प्रॉपरली वेलकम नोट भी देना है, और थोड़ा सा उनको एक स्पेशल अटेंशन देना है। हाँ, तो वो भी एक अपने जहन में चल रहा था मैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पूरा सेशन गुजरा, वो पूरी एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंडक्ट हुई। तो मुझे फिर बाद में मेरे प्लानिंग ऑफिसर ने बताया कि भाई चीफ साहब ने हमें सख्ती से बुला हुआ था, इसलिए हम बैक फुट पे चले गए थे कि हम तुम्हें देखें तुम कितना पानी में हो ना। तो फिर मुझे हुआ, मैंने कहा यार मतलब कहने का मकसद ये कि ये इंसान किसी के साथ तभी करता है कि जब वो किसी को दिल से चाहता है। तो जिन लोगों को मैंने मेंशन किया तो उन्होंने मुझे अपना समझा, तो इस फ्रेम ऑफ माइंड, वरना लेट्स से एक आम स्टाफ की तरह ट्रीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपना समझा, अपनों की तरह ट्रीट किया, और वो इनसाइट से मुझसे शेयर की जो कि नॉर्मल लोग शायद करते भी नहीं हैं। तो मैं अगेन इस चीज़ को बहुत ब्लेसिंग समझता हूँ अपने लिए, बहुत ही अपने लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत समझता हूँ कि उसने मुझ पर इतना करम किया है, इतना मुझे उसने नवाजा है। मैं इस चीज़ का जितना भी शुक्र अदा करूँ, जितना भी मैं सजदों में गिर जाऊँ, उतना ही कम है। सही बात है। और ऑब्वियसली उनको कॉन्फिडेंस आप में दिखा और उनको पोटेंशियल दिखा। एग्जैक्टली ज़ाहिर है। देखो उनका एक्सपीरियंस इतना वो देख के बता सकते हैं बंदे। अल्लाह के करम से मैं इवन जब इनके साथ में ज्वाइन करने जा रहा था, तो ना वो मुझे मेरे बारे में जानते हैं, ना मैं उनके बारे में जानता हूँ। तो मुझे डर तो लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं किस किस्म यानी किस माइंडसेट के होंगे, ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं होंगे, ज़्यादा लेकिन द वे दे वर ट्रीटेड और पूरा जो एक माहौल उन्होंने बनाया, किसी तरह भी मुझे एहसास उन्होंने दिया कि मैं किसी एक प्रॉपर ऑफिशियल माहौल में बैठा हूँ कि बेटा अपना घर समझो, हम तुम्हारे साथ हैं, गलतियाँ होंगी, ब्लंडर्स भी हो जाएंगे, बट डोंट वरी, इसी से ही सीखोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उनकी नोहा हो गई, और अब जो है वो राइटली मोमेंट पर किस तरह रिस्पॉन्ड करना है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। तो अच्छा, जो आप अभी जैसे डिपार्टमेंट में जैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, तो उसमें बेसिकली वो करती क्या है, उसका रोल क्या है? बिल्कुल, बेसिकली अगर हम ये कहें कि सिविल सर्विसेज के जो दो क्रूशल और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, तो एक है फाइनेंस और एक है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। वो इस सेंस में कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ही काम होता है पूरे सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स बनाना, पूरे सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स को रिव्यू करना, और पूरे सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को रिव्यू करना। और हमारा जो फोरम है वो बेसिकली अप्रूविंग फोरम होता है। जिस भी डिपार्टमेंट की कोई भी प्रोग्राम है, स्कीम है, इनिशिएटिव है, प्रपोजल है, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से ही गुजरता हुआ जाता है। यानी कोई भी डिपार्टमेंट डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अप्रूवल ना दे। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही ग्रिलिंग प्रोसेस से गुजार के एक स्कीम को ओके या नॉट ओके करता है। जिसमें मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं जिस सेक्शन में मैं हूँ, तो बेसिकली ये सेक्शन का काम टेक्निकल साइड को ज़्यादा देखना होता है स्कीम्स को। तो हमारे पास जो स्कीम्स आती हैं उनकी टेक्निकल जो नोहाउ होती है उसको हम बड़े गहराई में जाके रिव्यू कर रहे होते हैं और उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे सामने एक आइडिया आया, एक स्कीम आई, अब उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि इसकी क्यों ज़रूरत है, आप क्यों लाना चाह रहे हो, इसके फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे। अगर तो वो प्रॉपर्ली जस्टिफाई करते हैं और लॉजिकल सेंस निकलती है तो हम उसको इनिशिएट करवाने में सपोर्ट करते हैं। लेट्स से अगर हमें उसमें लकुनास नज़र आते हैं, लिटिगेशन नज़र आते हैं, तो हम उनको हाईलाइट करते हैं कि जी ये पॉइंट आपका वैलिड नहीं है या जस्टिफाइबल नहीं है या इसको फर्दर एलोबरेटिव होना चाहिए। इसी तरीके से जब प्रपोजल एट द टाइम, जैसे कि हम एकेडमिक्स लेवल पे करते हैं कि कभी कोई रिसर्च टॉपिक हम किसी के सामने प्रपोज करते हैं तो पहले हम प्रपोजल बनाते हैं, यहाँ पर वही काम होता है, लेकिन उसको हम ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स में कॉन्सेप्ट नोट कहते हैं। वो कॉन्सेप्ट नोट बेसिकली एक आइडिया प्रपोजल होता है कि जी ये एक हमारे जहन में आइडिया, लेट्स से हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि जी बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर हम एक ये प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब हमारा एक फोरम है जिसको हम PDWP फोरम बोलते हैं, प्रोविजन डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। ये एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें चेयरमैन होते हैं उस डिपार्टमेंट के और सीनियर मेंबर्स बैठे हुए होते हैं अलॉन्ग विद सेक्रेटरी।
उनका ये काम होता है कि उस फोरम के सामने ये प्रपोजल डिपार्टमेंट रखता है और वो पूरा एक्सप्लेन करता है। लेट्स अगर वो उसको इंकरेज करता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर उसके बाद बनता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, जिसको हम PC1 बोलते हैं। यानी जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको। वो PC1 प्लानिंग कमीशन जो इस्लामाबाद की प्रपोज करदा गाइडलाइंस हैं या जो उनके जो मैकेनिज़्म है, उसकी रोशनी में वो पूरे कॉलम्स या जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फुलफिल करना होता है। 15 टोटल कॉलम्स होते हैं। उन कॉलम्स को मीट करते हुए वो पूरा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। पहला फेज़ क्या था कि कॉन्सेप्ट नोट अप्रूव करा लिया, अब अप्रूवल के बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन फेज़ में लेके आना। उसके अंदर प्रोजेक्ट के प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जस्टिफिकेशन होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, HR होती है, सारी चीज़ें उसके अंदर A से लेकर Z तक होती है कि हम इनिशिएट कैसे करेंगे, फिनिश कैसे करेंगे, आउटकम्स क्या निकलेंगे, और सब कुछ उसके अंदर A से लेकर Z तक इन्वॉल्व होता है। फिर वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दोबारा PWP फोरम पे प्रपोज किया जाता है कि जी अब हमें प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बना के लें, अब आप इसको रिव्यू करें। तो उससे पहले जिस सेक्शन का, यानी मिसाल के तौर पे हेल्थ की स्कीम है, तो हेल्थ सेक्शन में वो डॉक्यूमेंट आता है, वो उसको रिव्यू करता है, उसको पूरा पढ़ता है, फिर उससे मुताबिक जो उसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो फोरम के सामने रखी जाती हैं कि सर हमने इसको रिव्यू कर लिया और हमारे हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन है जिसको कंप्लाइंस करनी चाहिए। फिर वो ऑब्जर्वेशन पर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है। फिर उसके बाद जो फोरम होता है वो डिसाइड करता है कि क्या इस स्कीम को परस्यू करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए। उसमें वर्ड होता है डेफर का या होता है अप्रूव का। अगर अप्रूव हो जाती है तो फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पे ले जाया जाता है, और अगर डेफर हो जाती है तो फिर दोबारा से वही प्रोसेस चलाया जाता है। फिर जब इस फ्रेज से हम निकलते हैं, यानी मिसाल के तौर पे स्कीम अप्रूव हो गई, तो फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के प्रोसेस में बनाया जाता है कि प्रॉपर्ली उसका फिर नोटिफिकेशन निकलता है, प्रॉपर्ली उसको फिर चैनलाइज किया जाता है, और फिर फिर ये NOC कह सकते हैं। फिर उसके बाद जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज शुरू होता है, जहाँ पे फिर स्टाफिंग होती है, फिर प्रोजेक्ट ऑफिस की फॉर्मेशन होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका काम शुरू होता है। कहने को तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक एकेडमिक लेवल पे रिसर्च कंडक्ट करने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, तो आप खुद सोचें एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कितना एक टाइम लगता होगा। बज़ाहिर तो हम बाहर बैठ के तो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार इतने आइडियाज़ आते हैं, लेकिन वो इतना टाइम लग जाता है। वो टाइम क्यों लग रहा होता है, वो अब हमें मेन स्ट्रीम पे आके पता चल रहा है कि इतने सारे फ्रेजेस हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो फोरम बैठा हुआ है उसमें सारे सीजेंट एक ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो आपके RDA को, आपके प्रपोजल को, आपके पूरी PC1 को बहुत बारीक बिनी से जज कर रहे होते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर लॉजिक नहीं है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो आप, क्योंकि देखें इट्स ऑल अबाउट पब्लिक मनी, स्पेंड तो पब्लिक मनी होगी, तो पब्लिक को भी तो जवाब देना है कि जी ये जो आपने आज ये आइडिया अप्रूव किया था, ये क्यों किया था। अगर ऐसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो सका तो पब्लिक तो हमसे सवाल करेंगे, भाई आपने किस बेस पे इसको अप्रूव किया था, जब इसकी फिजिबिलिटी नहीं थी, आपने कैसे अप्रूव कर लिया। तो पब्लिक मनी को किस तरीके से कहाँ स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, और जो ये प्रपोज आइडिया लेकर आए, ज़ाहिर है वो उस पर एक प्रपोज कॉस्ट भी एलोकेट करते हैं। सर हमारे हिसाब से XYZ अमाउंट इस पर लगेगी, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों आप इतनी प्रपोज कर रहे हैं, इसका पूरा एक ब्रेकअप हमें दें। वो ब्रेकअप जब देते हैं उस ब्रेकअप को एनालाइज किया जाता है, उसको फिर बैठ के जज किया जाता है, उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं, डिस्कशन होती है। तो इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। हम पीछे की दूसरी साइड बैठ के तो हमें ये लग रहा होता पता नहीं ये लोग इतना टाइम क्यों एग्जैक्टली और सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, देयर आर 45 डिपार्टमेंट्स, और हर एक डिपार्टमेंट की ऑन एन एवरेज अगर 5-5 स्कीम्स पे या आइडियाज़ पे हम बोलें तो मल्टीप्लाई 45 करें, कितना चला जाएगा फिगर। अब एक ही फोरम बैठा हुआ है और सारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स को रिव्यू कर रहा है, सोचो उनकी क्या हालत हो जाती होगी। अब वही बात है कि ये तो वो सारे इनसाइट्स हैं जो कि बिहाइंड द सीन किसी को नहीं पता, लेकिन उस फोरम पे कितना प्रेशर होता है कि एक कंसिस्टेंटली बैठ के एक एक डिपार्टमेंट को की स्कीम्स को अप्रूव करना, रिव्यू करना, रेफर करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और जब पर हम अपने आप को इस प्रोसेस में लेकर आए हैं और जब हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, तो फिर अब हमें एहसास हो रहा है कि सिविल सर्विस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगेन इट्स ऑल अबाउट रिलेशन विद द पब्लिक मनी। तो आखिर आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसका जवाब तो देना ही देना है, जस्टिफाई तो करना ही करना है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवरऑल। काफी मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर है। मुझे हमें तो लग रहा था कि मतलब सही है, भेजा अप्रूवल के लिए 3-4 लोगों ने देखा, चेक किया, अप्रूव हो गया, बट बहुत लंबा सी इट इज और मतलब आप तो सिविल वगैरह से काफी मतलब लिंक्ड है और मतलब गुजरे हैं इन सब चीजों में। सो CSS का बहुत मतलब अब जाके लोगों में बहुत बिल्कुल बट स्टिल अब जैसे यूनिवर्सिटी अभी बैच पास आउट होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा एंड देन दिस बैच विल पास आउट।
तो उनके लिए क्या आप कैसे स्टार्ट करें, वो CSS की तरफ कैसे मूव ऑन करें? अच्छा, लेट्स से इस सवाल के जवाब पे अक्सर अगर मुझसे लोग कोई पूछते हैं तो मैं स्ट्रेट अवे किसी को ये मशवरा नहीं देता कि जी आप बस सिविल सर्विस ज्वाइन कर लें। पहले तो आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, कि आप अपने आप को किस फील्ड में सूटेबल समझते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप नंबर्स में खेलना जानते हैं, आपको नंबर्स समझ में आते हैं, तो फिर आप फाइनेंस की तरफ या स्टैटिस्टिकल साइड पे जाएं, एक एग्जांपल के तौर पे। या लेट्स से आपको कम्युनिकेशन करना अच्छा आता है, आपको बात कन्वे करना अच्छा आता है, आप मार्केटिंग साइड पे सोचें कि मार्केटिंग में ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एक एग्जांपल के तौर पे। या लेट्स से आपको ह्यूमन इंटरेक्शन अच्छी आती है, इश्यूज़ को सॉल्व करना अच्छा आता है, आप HR में आ जाएं। HR तो पाकिस्तान में सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट है कि जी हायरिंग करना या फायर कर देना, लेकिन बाहर इससे ज़्यादा उसका एक वास्ट पोर्टफोलियो है। ट्रेनिंग भी करवाता है, मेंटल डेवलपमेंट भी करता है, ग्रूमिंग भी करता है, रिसर्च भी करता है। HR का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चूँकि सिर्फ लिमिटेड है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो पहले आप अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस करें कि आप अपने आप को किस जगह पे सूटेबल महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप एक सिविल सर्विस के लिए बने हैं, या आपको लगता है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे फॉरेन डिग्नेटरी या एक अच्छे पुलिस ऑफिसर, अगेन ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं, अगर आपके अंदर बनने की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं तो फिर आप इस तरफ आने का सोचें। झंप मारने की ज़रूरत नहीं है कि जी ओहो अच्छा उसने, मेरे दोस्त ने CSS कर लिया अब मैंने भी CSS करना। भाई उसने किया तो शायद उसमें कैपेबिलिटीज़ होंगी, आपकी पर्सनैलिटी उससे पहली बार मिलती तो नहीं है। क्या पता आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी नॉलेज कहीं और जाके चिप इन हो रही हो, या आपका दिमाग कहीं और अच्छा चलता हो। मान लो आप जो है वो मार्केटिंग साइड के बड़े ज़बरदस्त बंदे थे, लेकिन ज़बरदस्ती आपने अपना को सिविल सर्विस में डाल दिया। अब पास तो फिर भी चलो आप कर गए, लेकिन आपको वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही जो कि आपको शायद मार्केटिंग में जाके मिलती। तो पहला तो स्टेज ये होना चाहिए कि क्या आप अपने आप को समझते हैं। चलो एक सिचुएशन ये भी आ जाती है कि लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते अपने बारे में, उसका मैंने पहले रीज़न बताया कि हमारी ग्रूमिंग प्राइमरी लेवल पे नहीं होती। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके अगर आपको, जैसे जिन लोगों का मैंने मेंशन किया, मैम मरियम मतीन है, मैम अफशा हैं, सर रिजवान हैं, इन जैसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो आप इनसे डिस्कस करें, इनसे पूछें। अगर लेट से आपके घर वालों से भी आपको वैसा जवाब नहीं मिल पा रहा है, या वो भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो नॉर्मली घर वालों से आपको जवाब अच्छा मिल जाता है, बट इन अ सेंस, मिसाल के तौर पे आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप ऐसे लोगों के पास जाएं, टाइम लें। अगेन अच्छा एक चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि चाहे सीनियर फैकल्टी हो या जूनियर हो, प्लीज़ प्रॉपर टाइम लेके जाएं, मुंह उठा के ना जाएं। देखो एक एथिकल नॉर्म्स होते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट है। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे भी हमने देखे कि जिस पर फैकल्टीज़ वाज लाइक कि यार प्लीज़ कोई फॉर्मल चैनल, प्रॉपर टाइम लेकर, हमें मसला नहीं है, लेकिन इस तरह मुंह उठा के आ जाना, हम भी किसी जगह पे मसरूफ़ हो सकते हैं, हमारे भी कुछ कमिटमेंट्स हो सकती हैं, बट ठीक है आप मुझे मशवरा करें, मुझसे डिस्कस करें, देखो वो आपको क्या सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। माइट भी वो आपको कुछ ऐसा वे आउट बता दें कि जिसके ज़रिए से आप अपने लिए कोई ना कोई नया रास्ता निकालने में कामयाब हो जाए। अब इस पर कुछ लोग सवाल करते हैं, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम किसके पास जाएं। तो ये आपको, जैसा कि मैंने मैम मरियम का आपको एग्जांपल दी कि शुरू में मैंने नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा, लेकिन जब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार शी इज़ समथिंग एल्स, तो फिर मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया। और फिर जब मैंने डिस्कस करने से पता चलता है, ये ऐसे नहीं होता कि इट वॉज लाइक कि मैं ये कह दूँ कि जी, मतलब अब जैसे ये आईओ बैंक के ग्रुप पे फैकल्टी रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, फना फैकल्टी कैसी है, छोटे 2 सवाल, ग्रेड वाइज और अटेंडेंस वाइज, पढ़ाने में कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, कोई नहीं पूछता। और इवन दो जैसा कि मैंने मैम अफशा का बताया, उनके तो ना हमें रिव्यूज़ पता थे, ना उनकी ग्रेडिंग पॉलिसी पता थी, ना उनकी अटेंडेंस पॉलिसी पता थी, और सडनली शी वाज लाइक कि हमारे सामने सरप्राइज बन के आई, एंड वी वर बीन लाइक कि करें तो क्या करें। बट जब हमने फिर उनके साथ इंगेज हुए, टाइम स्पेंड किया, डिस्कशन की, तो पता चला ना कि नहीं यार, हमें अल्लाह ताला ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही की कि शायद हमारे हक में यही बेहतर थी, और वो सच साबित हुआ। उन्होंने फिर जिस तरीके से HR को एक ईजी वे में, एक बड़े ही कंसाइज वे में, वो कहते हैं ना एक पूरी कहानी को कूजे में बंद कर देना, उन्होंने वो करके दिखाया। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ आपके लिए नेमत और क्या होगी कि आपको ऐसे लोग मिल जाएं कि जो आपकी साइकी समझ जाएं। लाइक CBM के रिव्यूज पे तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता।
मतलब यार नहीं, क्राइटेरिया देखो ना, ग्रेडिंग अटेंडेंस भाई, इसके अलावा भी बात कर लो। मतलब एक टीचर हैं सरफराज अहमद, ये हैं फाइनेंस की फैकल्टी से। उनके बारे में तो ये था कि जी ये मार्क्स काटने के माहिर हैं। मैंने एज एन ऑप्शन उनसे उठाया और आई स्कोर्ड A- आराम से। मतलब हाँ ठीक है, वो टॉपिक्स को जिस तरीके से पढ़ाते हैं या जिस तरीके से डिस्कस करते हैं तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल को प्रमोट करते हैं। MNCs के एग्जाम्पल्स ले आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्पल्स ले आते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करना सिखा रहे होते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? अगर आपके साथ क्लास में वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें अल्टीमेटली आपका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है। तो अगर वो कोई एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा है तो आपको तो उससे सीख कर आगे अपने लिए इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए। अब अगर मैं भी ये सोच के बैठता यार मेरा ग्रेड क्या बनेगा, मेरी अटेंडेंस क्या होगी, तो बस फिर मैं इसी में रह जाता, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ ये नुकसान करने अपना। ख़ास तौर पे अब के जो बैचेस आ रहे हैं, मैं सीरियसली उनको ये, मतलब मेरी भाइयों वाला मशवरा होगा, चाहे आप बैचलर्स प्रोग्राम में CBM या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं या मास्टर्स प्रोग्राम में जाएं, खुदा के वास्ते ये जो आपके 4-5 साल हैं इसको सीरियसली लें। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोर्स को सीरियस लें, आपका जहाँ जिस फील्ड में शौक है वहीं जाएं। आपको मार्केटर बनना है आप बने, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है बने, आपको सिविल सर्विस में आना है आप भले हैं, लेकिन खुदा के वास्ते यही आपके 4-5 साल हैं जिसमें आपने डिसीजन लेना है। इसके बाद फिर डिसीजन नहीं होगा, फिर इनिशिएशन होगा। फिर अगर ये सोच के यार 4 साल हैं फन कर लेते हैं, घूमना फिरना कर लेते हैं, फिर जब डिग्री मिल जाएगी तो सोच लेंगे, फिर रिजल्ट क्या निकलता है जब एट द टाइम आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही होती है, तो फिर आप एक कन्फ्यूजन के माइंड में घूम रहे होते हो कि अब क्या करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस बैच के साथ मैंने एंगेज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी कॉम्पिटिटिव और अपने अपने फील्ड्स में वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगेन क्यों, उन्होंने पहले से अपना एक माइंड मैपिंग की हुई थी कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। कुछ लोग अब्रॉड मूव हो गए, कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ MNCs में चले गए, कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जगहों पर सर्व कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि विदाउट हैविंग अ प्लान, जस्ट एक लैब रेट की तरह लोगों को फॉलो करते हुए आप जाएंगे, तो आपने रिजल्ट देखा होगा कि सिर्फ चंद ही उसमें से आपको सक्सेस होते हुए नजर आएंगे, बाकी सिर्फ कहीं ना कहीं स्टक होते हुए नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज का बंदा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप आ जाए, लेकिन फिर ये सोच कर आएँ कि फिर आपने दूसरी साइड को प्रॉपर गिव अप करना है। फिर एक ही वक्त में 2 कश्तों पे सवार नहीं होना आपने, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो आपकी प्रिपरेशन है वो प्रॉपर टाइम मांगती है। ये नहीं है कि जी चलो मैं इसको भी देख लेता हूँ, उसको भी देख लेता हूँ, अल्लाह खैर सल्ला। हाँ कुछ हैं ऐसे एग्जाम्पल्स कि जो वर्क लाइफ बैलेंस को बड़े अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। उन फ्यू की वजह से मेजॉरिटी को आप रेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। तो उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये इश्यूज़ हैं तो आप बड़े रिलैक्सिंग मोड में सुकून आफियत के साथ डिसाइड करें कि जी मैंने अपना क्या वे आउट चूज़ करना है। अगेन जैसे अभी सर्विसेज की बात की, तो बहुत से लोगों को लगता है कि बस CSS या PCS करके हम सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, बट अब जब मैंने अपने आप को यहाँ पे चिप इन किया तो देयर आर अदर एवेन्यूज एज वेल, कि जिसके ज़रिए से आप अच्छी पोजीशंस पे आ सकते हैं, अच्छे पोर्टफोलियोज पे आ सकते हैं और एक अच्छा अपना मेकअप कर सकते हैं। तो सिर्फ छोटी सी सजेशन, अगेन मैम मरियम टाइप जैसे फैकल्टी या सर रिजवान टाइप जैसे फैकल्टी अगर आपके नसीब में आ रही है, तो अब तो जो कि मैं बता रहा हूँ, तो इनसे आप सलाह मशवरा करें, इनसे डिस्कस करें, ये आपको अच्छा सोल्यूशन देंगे, अच्छी सजेशन देंगे, तो आपका ही फ़ायदा है। देखें इस किस्म के जो लोग हैं ये अनइंटेंशनली आपको आपका अच्छा ही बताएंगे, उन लोगों को कुछ भी नहीं। हाँ आप ज़्यादा, अभी जैसे मैं अगर नाम मेंशन कर रहा हूँ तो मतलब कोई प्राइज़ मनी इनको नहीं मिल रहा, ये बेसिकली मैं रिकग्निशन बता रहा हूँ कि जी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जो किया मेंशन करना चाहिए। तो आप भी अगर ऐसे आपके लोग आते हैं ज़िंदगी में, आप उनको सीरियसली लें, उनसे डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई आप अच्छा वे आउट निकालने में कामयाब होंगे। सो हमें लाइक ट्यूशंस वगैरह की तरफ जाना चाहिए CSS के, या क्या करना चाहिए तैयारी के लिए, प्रेप के लिए? अच्छा पहले तो इनिशियल वे में अगर तो आप बिल्कुल ही
अनअवेयर अबाउट सिविल सर्विसेज। कब शुरू करना चाहिए? जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी का अगर फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर था, तो मुझे पहले से ही शुरू कर देना चाहिए या यूनिवर्सिटी एंड होने के बाद? नहीं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर आपका माइंड मैपिंग हो रही है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आपने देख रहे हैं मेरा 1 साल बचा है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। आपको पता है लेट्स से अगले साल के दिसंबर तक मुझे मेरा फाइनल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे पास अराउंड 8 से 9 महीने हैं। अब अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता चिप इन करना शुरू कर दें। लेट्स से बिगनिंग लेवल पे अगर आप बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, आप मुख्तलिफ अकेडमीज ज्वाइन कर लें। अगेन इनिशियल वे में जो ये बिल्कुल जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, या बहुत सारे अब तो जो CHS पास आउट है वो अपनी वीडियोस खुद ही डाल रहे हैं, अब उनकी वीडियोस देखें, गाइडलाइंस लें, जनरल अपना एक माइंड मैपिंग करें कि अच्छा यार ये पैटर्न होता है, अच्छा ऐसे एग्ज़ाम होता है, अच्छा इस महीने में एग्ज़ाम होता है, अच्छा ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है यार मैंने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बैकग्राउंड में, मुझे कौन से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इनिशियल वे में अपना आहिस्ता आहिस्ता ये जो 8-9 महीने का आपके पास गैप है, माइंड मैपिंग कर लें। जैसे ही आपके डिग्री कंप्लीशन का टाइम है, तो अब आप फैसला कर लें यार अब मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट में जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका राइट अवे भी आ सकता है या 1 साल में भी उसमें हो सकता है, ये आपका फैसला है। अगर आपको लगता है कि यार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ टेस्टिंग अटेम्प्ट के तौर पे दूं कि देखो उसमें कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, तो जस्ट अपनी इनिशियल लेवल पे तैयारी करके अब अटेम्प्ट दें। अब पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके मार्क्स अच्छे आ गए और एक आध सब्जेक्ट में आप गिर गए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं यहाँ का हूँ, बस थोड़ा सा अपने आप को और मैंने इम्प्रोवाइज़ करना और मैं निकल जाऊँगा इसमें। सबसे पहले तो आपको, अगर आपके व्यूवर्स जानना चाहें तो मैं प्रोसीजर थोड़ा बता देता हूँ। पहले तो इस तरह नहीं था, लेकिन अब इट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि 200 मार्क्स का होता है फेडरल लेवल पे। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है वो 200 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाता है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन 33% एटलीस्ट आपने पासिंग थ्रेशोल्ड क्वालिफाई के लिए करना होता है स्कोर। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम बेस करता है 12 पेपर्स पे, जिसमें 6 आपके कंपलसरी होते हैं और 6 आपके ऑप्शनल्स होते हैं। 6 कंपलसरी आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी सूरत में ना, और जबकि आपके जो 6 ऑप्शनल्स होते हैं उनमें आपके पास मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जिनमें से आप वो 6 ऑप्शनल्स पिक कर सकते हैं। कंपलसरी में सिर्फ आपको एक चॉइस दी जाती है बिटवीन इस्लामिक स्टडीज़ या एथिक्स या सिविक, आप ऑप्ट कर लें अगर आप नॉन मुस्लिम या नॉन माइनॉरिटी हैं। बाकी आपको सारे सब्जेक्ट वही पढ़ने हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पहला आपका इंग्लिश ऐसे का होता है, अलॉन्ग विद इंग्लिश प्रेसी का होता है जिसको हम कंपोजिशन का पेपर भी बोलते हैं। उसके अलावा एक होता है जनरल नॉलेज का पेपर, जो कि 3 पेपर पे बेस करता है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और फिर चौथा आपका जो होता है वो छठा स्टडी जो आपका होता है वो इस्लामिक स्टडीज़ होता है। अच्छा, जो 3 मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए जनरल नॉलेज के, इन तीनों के मार्क्स एग्रीगेट काउंट होते हैं। एग्रीगेट काउंट यानी 300 नंबर का ये एक पेपर होता है और 3 पेपर्स के मार्क्स काउंट होकर एग्रीगेट स्कोर आपका काउंट होता है उसमें। जो जनरल नॉलेज का है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है, पाकिस्तान स्टडीज़ का, करंट अफेयर्स का, जबकि जो इंग्लिश ऐसे और प्रेसी इंडिविजुअली काउंट होते हैं। फिर आपके आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप की अपनी डायमेंशंस होती हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ग्रुप्स होते हैं, कुछ लॉ साइड के ग्रुप्स होते हैं, कुछ मेडिकल साइड के ग्रुप होते हैं, कुछ जर्नलिज्म के ग्रुप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर डेवलप हो रहा है। अब ऑप्शनल्स को सेलेक्ट करते वक्त पहले तो आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड सामने रखें। लेट्स से आपका बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग का, तो यू वुड बी लाइक यार मैं इंजीनियरिंग साइड के कौन के सब्जेक्ट उठाऊँ। ऑप्शन होता है आपके पास, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, अब ऑप्शन मौजूद होता है। या लेट्स से आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो जी मैंने अकाउंटेंसी ऑडिटिंग उठाना है। या आपका HR का सब्जेक्ट, तो मैंने HR उठा लेना है। या मिसाल के तौर पे आपने लॉ पढ़ा हुआ है, तो जी मैं लॉ का सब्जेक्ट उठा लूँ। या मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं यार मैं सब्जेक्ट ही दूसरे उठाऊँ, मेरे फील्ड से नहीं उठाना है। आपको इंटरेस्ट है यार मुझे साइकोलॉजी पढ़ने का शौक है, आप साइकोलॉजी ऑप्ट कर लें। या आपको शौक है यार मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने का शौक है, आप इंटरनेशनल रिलेशन उठा लें। आपको जर्नलिज्म पढ़ने का शौक है, मीडिया में आने का शौक है, तो जी आप जर्नलिज्म की तरफ आ जाएं। मतलब वैरायटी आपके पास ओपन अप है। आपके पास तकरीबन 46 या 47 सब्जेक्ट्स की ऑफरिंग होती है, उसमें से आपने 6 उठाने होते हैं। तो अब अंदाज़ा कर लें कितनी वैरायटी है आपके पास। फिर मिक्स एंड मैच हो जाता है, हाँ एक ग्रुप का ही पूरा फॉलो करना। नहीं, हर ग्रुप से आपने एक सब्जेक्ट उठाना, ये कंडीशन बस होती है। और जब आप अपने 6 ऑप्ट कर लेते हैं, लेट्स से इनिशियल लेवल पे, तो पहले आप टेंटेटिव अपने 6 उठा लें कि जी मेरे हिसाब से ये 6 मेरे बनते हैं।
उन 6 के आप सिलेबस पढ़े, उनके पास पेपर्स को रिव्यू करें। आपका एक माइंड मैपिंग शुरू होगा कि क्या ये सब्जेक्ट मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेट्स से आदत एक ऐसी चीज़ है कि आप कहते हैं यार नहीं, ये सब्जेक्ट मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा या वो मज़ा नहीं आएगा, आप चेंज कर लें। क्योंकि जब फाइनल फॉर्म भरने की बारी आती है उस टाइम पे आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन उससे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपके फाइनल 6 कौन से होंगे। उसमें जो आपके ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप आराम से एक एक सब्जेक्ट को छानें, एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ें, उसके पास पेपर पढ़ें, उसके बाद आप डिसाइड करें। अगर आप चाहें तो अपने एकेडमिक माइंड सब्जेक्ट उठा लें कि यार मैंने ये पहले भी पढ़ा हुआ है तो इसको मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा और टेक्निकल साइड पे उसको इम्प्रूव कर लूँगा तो मैं अचीव कर लूँगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच यूज़ करनी है, नए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो जी आप नए सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। कोई आपको लिटिगेशन नहीं कि जी ओहो नया सब्जेक्ट है तो उसकी नॉलेज कहाँ से आएगी। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आज से 15-20 साल पहले बड़ा मसला होता था कि जी उर्दू बाज़ार भागना पड़ता था और नोट्स के लिए इसके पास भागो उसके पास भागो। अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन चुके हैं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मीम्स के अलावा बहुत सारा मटेरियल और भी। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सर्च थिंग्स ना। सो आप वहाँ से जाके रेफरेंस लें, आइडियाज़ लें, आपको पता चलेगा कि अच्छा यार इस तरीके से अच्छा। एक और चीज़ जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स में जो इम्पोर्टेंट होती है वो है आपकी नोट्स बनाना। क्योंकि पढ़ तो हम सब कुछ ही लेते हैं, लेकिन उस पढ़ने के बाद आपका उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना क्या एक माइंड सेट क्रिएट हुआ है वो आपने अपने अल्फाजों में लिखना है। हाँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर जो क्वेश्चनिंग जिस तरीके से की जाती है ना, अब तो खैर बहुत ही इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि उन सवालात के अंदर क्रिटिकली आपसे ओपिनियन मांगा जा रहा होता है। यानी जनरलाइज वे में जो सब कह रहे हैं आपने वो नहीं कहना। आपने एक सवाल पढ़ा, टॉपिक देखा और अब आप अपने दिमाग पे सोचें कि यार ये जो सवाल इसने मुझसे पूछा और इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में जो टॉपिक है इसको इवेल्युएट मैंने कैसे करना है कि जिसमें जो ये मुझसे पूछना चाह रहा है वो मैं अच्छे से क्राफ्ट करके दूँ। अगेन अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप उसी वक्त सोचेंगे जवाब आ जाएगा। जब आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब आपको ये चीज़ें बैक करेंगे। हाँ यार ये मैंने चीज़ पढ़ी थी, इसके पीछे रीजनिंग ये थी, इसके पीछे लॉजिक ये थी, अब मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। और यही वजह है जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को डिफ़िकल्टीज आती हैं, इशूज़ आती हैं, वो इंग्लिश ऐसे में इसीलिए ही आते हैं क्योंकि उसमें वो तो एक ऐसा इसको तो मैं ऐसा सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट इसलिए काउंट करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इशूज़ लोगों को इसी में ही आते हैं। ऐसे मतलब यूँ समझो क्यों ऐसे क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल यार ये। देखो पहले शुरू के सालों में मेरे भी जहन में बहुत था कि आखिर ऐसे में ऐसा है क्या, लेकिन वो कहते हैं ना जब आप अपने आप को उस फेस में लेकर आते हो तो फिर आपको पता चलता है कि यार एक्चुअल में क्या चीज़ है और आपने परसीव करनी है। ऐसे के अंदर एक तो वो कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि जिसका कोई सिलेबस हो, आउटलाइन हो। ऐसे के अंदर वो टॉपिक्स हैं। अब आपसे वो बोलेंगे जी हम करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी डोमेन में आपसे पूछ लेंगे। अब आपने उससे मुतालिक एक एक्सटेंसिव स्टडी करनी है। मिसाल के तौर पे आजकल एआई का बहुत दौर है। अब आप एआई से मुतालिक स्टडी कर रहे हैं, आपके लिहाज से आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े, आपने कंटेंट पढ़ा, आपने लोगों की वीडियोस देखी, आपने कॉलम्स पढ़े, सब कुछ पढ़ने के बाद आपका एआई से मुतालिक ओपिनियन क्या डेवलप हुआ। लेट्स से उसने एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया कि जी क्या एआई की जो डोमिनेंस है वो फ्यूचर के लिए डिज़ास्टर साबित होगी या ब्लेसिंग साबित होगी। अब उससे क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया। अब सोचो, अब दिखने में तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है कि यार सिंपल है, तो पूछा है ब्लेसिंग है डिज़ास्टर है, मैं ब्लेसिंग करके बता दूंगा 10 फायदे। उसकी वो इन डेप्थ एनालिसिस आपसे पूछ रहा है कि जी आपने जो मैंने सवाल किया आपने उसको कितना अच्छा समझा है और किस मतलब मैंने ये भी सुना है कि कौन सा ओपिनियन किस आर्टिकल से बेस्ड एग्जैक्टली आपने जस्टिफाई करना है। रोलर कोस्टर राइड नहीं चलानी है आपने कि जी बस अंधा जो दिल में आ रहा है आपने लिख दिया उठा के तो जी वो खुश होकर नंबर दे देगा। अच्छा एक और मिसकंसेप्शन लोगों का ये है कि जी वो ऐसे के पेपर में अगर आपने पास करना है तो आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए थ्रू योर वोकैबुलरी। आप एग्जामिनर के सामने सादे तरीन अल्फाज में अपनी बात एक्सप्रेस करने में कामयाब हो गए, आप पास कर जाएंगे। सादे तरीन अल्फाज का मतलब है कि आसान इंग्लिश लिखना आना चाहिए।
इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अब उस इंग्लिश को लिखने के चक्कर में अगर आप जबड़ा तोड़ किस्म के लफ्ज़ यूज़ करेंगे जो कि आपने भी कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन चूँकि इसके मायने मैंने फलां जगह देखे थे ये थे और यार यूनिक वर्ड है, इसको मैं इस जगह फिट कर देता हूँ, एग्जामिनर देखेगा वाह वाह करेगा, नहीं करता वो। पहली बात तो ये जो एग्जामिनर आपकी कॉपी असेस कर रहा होता है वो खुद 20-22 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ होता है, तो उसकी इंग्लिश वोकेबलरी का मुकाबला आप कभी नहीं कर सकते। अब जब वो आपकी कॉपी में इस किस्म के अल्फाज देखेगा वो कभी भी इंप्रेस नहीं होगा, वो देखेगा इसने कंटेंट क्या लिखा है, इसने जस्टिफाई क्या किया है। वो फिर आपकी जो सेंट्रल आइडिया आप क्राफ्ट करते हैं वो उससे जज कर लेता है कि इसका इस टॉपिक के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, या जो पूरा एक प्रपोजल टाइप जो नोट होता है वो जो 1 पेजर बना के देते हैं वो उससे जज कर लेता है कि इसने इस टॉपिक की पिक्चर बनाई क्या है। वो उसके बिहाफ पे आपके पूरे ऐसे को जज कर लेता है कि इसने आगे क्या लिखा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं जी यार हम तो 2-2 शीटें भर के आ गए, जी हमने तो ये तीर मार दिया वो थी, लेकिन हम पास नहीं हो सके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं यार हमने जस्ट टू दी पॉइंट एक बात कही और आपके सामने देखो हम क्लियर कर गए। अब आप ज़रा सोचो यार, जिस बंदे ने अगर अपनी बात को शॉर्ट तरीके से समझा कर मार्क्स ले लिए और एक बंदे ने इतनी लंबी एक्सटेंसिव बात करके भी नहीं ले सका, फ़र्क क्या है। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे टेररिज्म है। टेररिज्म एक एक्सटेंसिव टॉपिक है, इस पर बहुत डिबेट हो सकती है, तो इस पर चलें आप। अगर आपकी डिबेट बढ़ती जा रही है इट मेक्स सेंस कि जी ये बहुत वास्ट टॉपिक है और टेररिज्म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक्सट्रीमिज़म है और जो इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट है ये भी टेररिज्म के डोमेन में आ रहा है। ऑल्दो इस्लामोफोबिया भी अब वेस्टर्न साइड पे बहुत इसको इशू बना दिया गया और इसको अलग से टॉपिक डिस्कस किया जाता है। ऑल्दो इस्लामोफोबिया हैज़ नथिंग टू डू विद द इस्लामिक टीचिंग्स और आइडियोलॉजी। इस्लामिक टीचिंग्स जो हमें सिखाती हैं बताती हैं उसका कोई ताल्लुक़ नहीं इस्लामोफोबिया से। हमारी कंट्री का जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, मिसाल के तौर पे ये ऐसे में पूछ सकते हैं कि जी पाकिस्तान का परसेप्शन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड रिगार्डिंग इस्लाम बीइंग इन इस्लामिक स्टेट, बीइंग इन इस्लामिक सोसाइटी। अब आप अपनी रिसर्च से, अपनी स्टडी से, अपने मटेरियल से उस चीज़ को जस्टिफाई करें कि जो वेस्ट का जो नैरेटिव है वो क्यों गलत है। सिर्फ लफ्ज़ लिख कर बात ख़त्म नहीं होंगे, वो अगर ठीक है ये कह रहा गलत है, क्यों गलत है, जस्टिफिकेशन। फिर आप रेलेवेंट एग्जांपल्स कोट करेंगे कि जी टेररिज्म जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरे साउथ ईस्ट एशियन का मसला है, वेस्ट का मसला है, और इससे पहले भी जिन जिन जगहों पे जंगें हुई हैं वहाँ पे भी ये मसले रहे हैं। तो आप अगेन अपनी चीज़ों को इधर उधर से आहिस्ता तक के सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी मैं क्यों इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। अगर आप वो कहते हैं ना हवाई फायर मार के अगर आ जाएंगे, वो समझ जाएगा कि जी इसने अपनी मर्जी से सारी बातें लिखी और उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है। यूँ समझें ऐसे के पेपर में आपके इमोशंस कम, प्रैक्टिकल रीजनिंग ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है। सही कह। यानी मैं अगर ये सोच रहा हूँ यार पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब है यार, बहुत बहुत दुख की बात है, ये मैं इमोशनली बात कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला का मुझसे भाई क्यों ख़राब है जस्टिफाई करो, तो मैं फिर रेलेवेंट एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा जो एक पेपर होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, ऑल्दो ये ऑप्शनल है, लेकिन उसके अंदर भी ये इशू डिस्कस होते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कॉन्टेक्स्ट कैसे हैं, हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कैसे हैं, यूरोपियन साइड के साथ कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होती हैं। इसी तरह एक और पेपर सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज़ का। जेंडर स्टडीज़ का भी सब्जेक्ट बहुत यूनिक है और बहुत ही उसके अंदर एक्सटेंसिव एक रिसर्च बेस्ड काम होता है कि आजकल के जो अगर हम फेमिनिज़म की बात करें, ठीक है ना, जब से फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था, अगर आप जेंडर स्टडीज़ को लेके जब स्टडी करना शुरू करेंगे ना तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट अर्ली एजेस में जो इवॉल्व हुआ था वो बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था जो कि हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में बताया गया था। यानी एक इंडिविजुअल औरत को वोटिंग के राइट्स मिलने चाहिए, एक इंडिविजुअल औरत को बराबरी मिलनी चाहिए, एक इंडिविजुअल औरत को स्लेव कंसिडर नहीं करना या कमोडिटी कंसिडर नहीं करना, एक ह्यूमन बीइंग कंसिडर करना। ये सारे टीचिंग्स तो इस्लाम भी दे रहा होता है। लेकिन मसला क्या है कि जो वेस्टर्न मीडिया, जो वेस्टर्न पूरा ब्लॉक है, उसने परसेप्शन इस तरह क्रिएट कर दिया है कि जी इस्लामिक टीचिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोमोटिंग एक्सट्रीमिज्म, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अगर इन डेप्थ टॉपिक वाइज पे एनालिसिस करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस्लामिक एंगल मिल ही जाएगा कि यार ये हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में बात कही तो गई थी, फिर ये उसको अब वो अपने अल्फाज में उन्होंने उसको क्राफ्ट करके भाई बात तो वही तो है।
जैसे मैंने फेमिनिज्म का बोला, आज के जो फेमिनिज्म है और जो अर्ली एजेस के आप फेमिनिज्म देखेंगे उसमें बहुत फ़र्क महसूस होगा आपको उसमें। और मज़े की बात, अर्ली एजेस की जो फेमिनिज्म थी वो मेल कम्युनिटी ने ही उसको प्रमोट किया था औरतों के हक में। अच्छा, आप बताइए, ये तो हाल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम उस टाइप की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ हमें समझ में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग में खुलती हैं कि यार हम जिस एंगल से दुनिया को देख रहे होते हैं या परसीव कर रहे होते हैं वो कुछ अलग है, जो कि हम फिर अब स्टडी के बाद हमें समझ में आ रही हैं। जो लोग लेट्स से फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो वो ऐसी तो ज्वाइन नहीं करते ना, वो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं, वो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उनसे डिस्कशन की जाती है। और फिर व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एज अ कंट्री पर्सन इन एनी कंट्री, तो फिर आपको प्रॉपर रीजनिंग और जस्टिफिकेशन के साथ सामने वाले को कन्विंस करना है कि आपके अगेंस्ट में या आपके ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव बिल्ड हुआ है वो क्यों गलत है। अभी मैं परसों की बात है, तो देयर इज़ अ यूट्यूबर कॉल्ड मुज़म्मिल हुसैन, तो उसकी मैं वीडियो देख रहा था। वो अभी रशिया विज़िट करके आया, एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। तो ही वाज लाइक कि पूरा साउथ एशियन रीजन जो था वो वहाँ पे इनवाइट किया गया था, और कहने लगा कि जिस तरीके से वो आइडियाज़ को, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को, फ्यूचर गोल्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें अगेन बोला हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इनवाइट किया गया, हमने उनके साथ बातचीत की। तो ऑल्दो उनको पाकिस्तान के सारे हालात का पता था, लेकिन फिर भी दे वुड बी लाइक कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी फ्लरिश करे, पाकिस्तान भी किसी अपनी जगह पे नैरेटिव तो ले। क्योंकि अब देखें ना, इंडिया भी, हम बीइंग अ नेशन तो उसको इस तरह डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाए अगर वो प्रोग्रेस कर रहा आईटी की फील्ड में या दूसरी फील्ड्स में, तो कहीं ना कहीं वो अपनी डोमिनेंस शो कर रहा है। और सबसे बड़ा उनका जो मीडिया है, उसमें बॉलीवुड मीडिया भी है, उसमें उनका जो ओवरऑल ये जो मीडिया इंडस्ट्री है उसने बहुत ही रोल प्ले किया है एक अच्छे इंडिया का परसेप्शन बनाने में। क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। बात फिर हुई कि कहीं हम स्टैंड तो लें, या जैसा कि अभी मैं सिविल सर्विसेज का आपको बता रहा हूँ, हम जब बैठ के सारी चीज़ें परसीव किए तो जाके हमें एहसास हो रहा है कि यार नहीं, सिविल सर्विसेज जो हम बाहर से बैठ के परसीव कर रहे थे वो नहीं है। देयर आर थिंग्स जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन भी हो रही हैं, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आइडियाज सामने आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है चूँकि हमारी कम्युनिकेशन शायद उस तरीके की नहीं हो पा रही, तो वो लोगों को वैसा पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर जब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू से पहले एक होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। वो भी एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको सिचुएशन बेस्ड आपको टेस्टिंग की जाती है आपकी। जब आप वो क्लियर करते हैं फिर आपका फाइनल होता है वाइवा और इंटरव्यू। उसके अलग से मार्क्स होते हैं कि जो आपने ग्रुप्स डिसाइड कर लिए हैं उनसे मुतालिक आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे, और फिर जाहिर सी बात है वो आपसे मुख्तलिफ एंगल्स से आपको जज कर रहे होते हैं, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स, थ्रू योर ओवरऑल द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैम, द वे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। वो उसको जज कर होते हैं कि ये किस किस्म की, इसका बॉडी लैंग्वेज है कैसा, कितना कॉन्फिडेंट है, कहीं ये परेशान तो नहीं हो रहा, या ये कॉन्फिडेंट तो नहीं है, या इसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो रटी रटाई बातें हैं, यानी इसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है। इस तरीके से आपको जज करते हैं। उसके बाद पे जब आपकी इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है फिर आपकी ग्रुप एलोकेशन होती है। ग्रुप एलोकेशन के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग पे जाना होता है, जो कि लाहौर सिविल सर्विस की जो अकेडमी है वहाँ पे आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे आपको प्योरली जो एक फॉर्मल ब्यूरोक्रेट बनाने के जो गुण होते हैं वो वहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं कि एक आपने सीजन्ड ब्यूरोक्रेट किस तरह बनना है, जो विच इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि जी आपने अपना फॉर्मल कैसे करना है। कोर्सेज करवाए जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, आपको हर, जैसे कि अभी हम स्पोर्ट्स की थोड़ी पहले बात कर रहे थे, आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है कि जी अपने आप को मेंटली फिजिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग करें। फिर आपको मुख्तलिफ फील्ड विजिट्स करवाए जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो ऑन फील्ड पे आपको मुख्तलिफ एज़ पर योर ग्रुप आपको लाया जाता है, जिसमें पुलिस के अपने स्पेशलाइज प्रोग्राम्स होते हैं, डीएमजी के अपने होते हैं, फॉरेन सर्विस के अपने होते हैं, वो फिर अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप हाँ करते हैं इस तरह। ये तो हो गया CSS। लेट्स से आप CSS नहीं हो रहा आपसे, कोई बात नहीं, आप PCS की तरफ आ जाएं। प्रोफेशन, SPSC से हाँ बेसिकली जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है वो PCS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसको हम मिनी CSS भी कह सकते हैं। सारा पैटर्न वही होता है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर रिटर्न एग्ज़ाम। छोटा सा चेंज क्या है कि एक तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं होती, मेडिकल एग्ज़ाम होकर आपका इंटरव्यू हो जाता है, और दूसरा
वहाँ पे फेडरल में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे 10 सब्जेक्ट होते हैं, ये स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। इसमें भी वही पैटर्न सारा फॉलो हो रहा होता है, वही सब्जेक्ट्स होते हैं, वही आपकी सिलेक्शन होती है। सिर्फ इसमें क्या होता है, जो कंपलसरी में आपको उर्दू का भी ऑप्शन दिया जाता है एज एन कि आप मदर टंग के तौर पे ले सकते हैं, और बाकी सारा पैटर्न में फॉलो होता है। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप इधर आ जाएं। बहुत से लोग करते हैं कि जिनका CSS क्लियर नहीं हुआ, वो PCS क्लियर कर जाते हैं, वहाँ से आप अच्छी पोजीशन पे आते हैं। उसके बाद CSS के लिए हाँ, वो फिर आपकी मर्जी है। लेट्स से आपका PCS भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस आ रही होती हैं, 1 पेपर बेस एग्जाम उनका होता है, आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे एक डिपार्टमेंट है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसकी एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो नॉन एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती है। तो उसके लिए जस्ट 1 पेपर एग्जाम होता है, वो आप अगर क्लियर कर जाते हैं, इंटरव्यू में पास करके आप वहाँ पे 17 स्केल की पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर ये तीसरा ऑप्शन है आपके पास, लेट्स से ये भी नहीं हो रहा तो फिर चौथा ऑप्शन आपके पास होता है किसी प्रोजेक्ट के ज़रिए से अपने आप को, जैसे हम आए वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, IMF के, इन किसी भी प्रोजेक्ट, हाँ, वो डॉन के, जंग पे और काबिश वगैरह में एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं, आप उसके ज़रिए से अपने आप को चिप इन करवा, बेस्ड ऑन जो वो पोजीशंस ऑफर कर रहे होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन किसके साथ मैच कर रही है, नहीं कर रही, इसके साथ मैच कर रही है, आप अपनी पोर्टफोलियो वहाँ पे भेजें, आपको इंटरव्यू कॉल होगी और प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है आप उसके ज़रिए से अपने आप को चिप इन कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि ज़ाहिर है जब आप कमीशन पास करके आते हैं तो वो रेगुलर पोजीशन होती है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनते तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन होते हैं। बस ये एक डिफरेंस होता है। बाकी पे एंड पैकेजेस ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस होता है, क्योंकि जो रेगुलर एम्प्लॉय के जो पे पैकेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर डिसाइड होते हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट के ज़रिए जब आते हैं तो वो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADP वो खुद डिसाइड करते हैं कि आपका पे पैकेज क्या होगा। तो डेट्स हाउ ये पूरा जो सिविल सर्विसेज हाँ सारा रैप्ड अप ऐसे इस तरह होता है। अब ये मुझे नहीं आइडिया कि आपकी ऑडियंस को कितना स्मार्ट नॉलेजमेंट होगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो CSS के या PCS के एग्ज़ाम में जो से IOBM की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत लो है। अच्छा, हाँ, बहुत लो है। और वो क्यों लो है, मैंने तो अब तक किसी का ऐसा ओपिनियन जाना नहीं है। जहाँ तक मैं समझाऊँ, शायद एक तो एट फर्स्ट प्रायोरिटी जो IOBM के लोगों की होती होगी कि जी हमें बड़ी MNCs में जाने का शायद होता होगा प्रायोरिटी टारगेट्स में, या ये होता होगा कि जी वो जो एक छोटा सा एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमारा कहाँ होगा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, आई गेस उससे अब बाहर निकलने के। देखें, CSS के एग्ज़ाम्स में मैं ये आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मोर देन 100% मेरिट प्रिवेल करता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे यानी ये अगर आपने प्रॉपरली एग्ज़ाम पास कर लिया है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप इस श्योरिटी के साथ जाएं कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से आपको ग्रिल करते हैं, जिस तरीके से आपको असेस करते हैं, जिस तरीके से आपको जज करते हैं, तो वो प्रॉपरली आपको सीरियसली लेने के मूड में होते हैं कि जी अगर इसमें पोटेंशियल है और इसमें वो कैपेबिलिटी है तो उसको प्रेफर करना चाहिए। तो देयर आर एग्जांपल्स के जो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल करके जी यार होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। देखें, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो कहते हैं ना मंजिल आसान हो जाती है। सबसे पहले तो अल्लाह पे आपको भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी इम्तिहान में डाला है वो किसी मकसद से डाला है, और आजमाइशें भी उसी पे आती हैं कि जो मोमिन होने का दावा करता है। और जब आपने कह दिया जी मैं मोमिन हूँ तो अल्लाह ताला इम्तिहान तो लेंगे ना, या तो फिर आप दावा ही ना करें। और जब आपने कह दिया कि जी मैं इस चैलेंज को लेने को तैयार हूँ तो फिर इम्तिहान तो होगा, और जब इम्तिहान होगा तो चैलेंजेस आएंगे फेस करना होगा। और एक दफ़ा जब आप इन चैलेंजेस से क्रॉस करके निकल गए तो फिर आप खुद अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे कि हाँ यार, जो मैं सुना था, देखा था, परसीव किया था वो वैसा नहीं था जो अब मैं आके अपने आप को देख रहा हूँ। ज़ाहिर है, देखें, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 22 से 25 हज़ार का नंबर होता है जो कि रिटर्न एग्ज़ाम में बैठता है। क्या उन सबकी यही अप्रोच होगी कि हमारा नहीं होगा? नहीं, सबकी तो नहीं होगा। कोशिश सभी करते हैं ना। अब उसमें से अज्यूम 200, 300, 400 पास हुए, उनको भी नहीं पता होता कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस सभी होते हैं। फिर जो वो पास होते हैं उनको ही नहीं पता कि हम इंटरव्यू में क्लियर होंगे, फिर इंटरव्यू मज़ीद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अब जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम पास कर लिया और इंटरव्यू में फ़ेल हो गए तो वही थोड़ी कहेंगे कि यार हमारा तो होना ही नहीं था हमारा। ठीक यार, हम सेकंड अटैम्प्ट देंगे, ठीक है, दोबारा कोशिश करेंगे, या चलो CSS नहीं हो तो कोई बात नहीं, किसी और तरीके से हम चिप इन करेंगे। एंड देयर आर एग्जाम्पल जिनको मैं मतलब इन ऑफिस जानता हूँ जो ये इन बड़े अच्छा कुछ तो ऐसे हैं कि यार
इतने बड़े बड़े एग्जाम्स नहीं देने हमने, हम ये दूसरे तरीके से आ जाते। हाँ अपने हम एक टेक्निकली हम माहिर हैं, लेकिन ये पढ़ाई हमसे नहीं होनी, तो कोई बात नहीं। अगर आपको लेट्स से होता है बहुत से लोगों को कि मुझे इतनी किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, हाँ तो ठीक है, आप किसी और तरीके से आ जाए। बताने का ऑप्शन ये था कि जो हम ये सोच के बैठे होते हैं कि बस फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन CSS या PCS नहीं, देयर आर एग्जाम्पल्स, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। बात फिर वही है कि जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि सोशल मीडिया पे मीम्स के अलावा मटेरियल होता है, तो वो आप सर्च पे डालेंगे तो फेसबुक पे आपको वही चीज़ बताएगा जो आपको गूगल बताएगा। इतने ग्रुप्स बन गए हैं, इतने लोगों ने अपने पेजेस बना लिए, आप सिर्फ लिखते हैं जी CSS और PCS, लाइन से आपको फेसबुक ऑप्शन बता देगा कि इतने ग्रुप्स हैं, इतने पेजेस हैं, इतने लॉगिन वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाके देखें। एंड देयर आर पीपल जो कि कंटिन्यूसली अपना कंटेंट डाले जा रहे हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, बहुत से लोग जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत से लोग पेपर असेस करने की फैसिलिटी दे रहे होते हैं। लेट्स से आपने कैसे का पेपर अटेम्प्ट किया, आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट मेरा रिव्यू कर ले, आप पेड बेसिस पे उसे रिव्यू करवा सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं। अब अगर मैं लिखूँ ही सीधा कि जी वो आज किस व्लॉगर ने कहाँ खाना खाया, तो फिर मुझे जो क्योंकि उसका जो एल्गोरिथम है वो वही रीड करेगा, फिर वो उसी के हिसाब से चीज़ें मुझे प्रपोज करता रहेगा। लेकिन अगर मैं ये चीज़ सर्च करूँगा जी मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो फिर उससे को घूम फिर के ला के देना शुरू कर देगा। ये सारी बात होती है। सो कंटिन्यूइंग बैक विद द पॉडकास्ट, वी टुक अ ब्रेक फॉर अजान। अच्छा, एक जो हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन होता है पॉडकास्ट में कि वन थिंग यू वांट टू चेंज इन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, तो उस पर क्या? यार दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। और हम सिर्फ बात एकेडमिक साइड की जब करते हैं तो हमेशा यूनिवर्सिटी लेवल हमारे जहन में आता है, बट मैं समझता जैसे कि शुरू में मैंने मेंशन भी किया था कि जो फाउंडेशन स्टेज है, प्राइमरी लेवल, वहाँ से हमें चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। आजकल के इन्वायरमेंट में जहाँ पे AI, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आ गया है, उसमें जो आज का हम करिकुलम अपनी जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, एक तो वो टोटली ऑब्सोलेट हो चुका है और उसकी कोई रेलेवेंसी अब रही नहीं है। अगर कल को पाकिस्तान को इसी यूथ ने रिप्रेजेंट करना है इन एनी फॉर्म, पॉलिटिकली, सिविल सर्विस के अंदर, बाहर, हर तरीके से, तो अगर इनको उनके मुकाबले में कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे लेकर आना है तो इन सॉफ्ट स्किल्स को सिखाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी के लेवल पे कुछ नहीं होगा, फाउंडेशन लेवल से ही आहिस्ता आहिस्ता यंग बच्चों को इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि जी ये क्यों ज़रूरी है। अगेन जैसा कि बार बार मैं ये कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी मैं समझता हूँ सिखाने का एक कोर्स होना चाहिए कि जी सोशल मीडिया पे सिर्फ व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपने अच्छा कंटेंट कैसे सर्च करना है। इवन बहुत से तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि गूगल सर्च को किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करना है उस पर कोर्सेज करवा रहे हैं। अब हमारे बच्चों को यही अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अर्ली स्टेजेस में सिखाना शुरू करेंगे तो कल को उनकी लाइफ से भी इम्प्रूव नहीं होगी, बल्कि आने वाला कल जिन्होंने संभालना है वो उस टेक्निकल तरीके से संभालना शुरू करेंगे। देखें, हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो नेबरिंग कंट्री इंडिया है वो प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को IT सेक्टर में इतना इम्प्रोवाइज़ कर लिया है कि अब वो जगह जगह जाके अपने जो यूथ की जो स्किल्स हैं उनको कैश करवा रहे हैं। या हमारे सामने दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं, वो अगर फ्लरिश कर रही हैं, एनहांसमेंट उनके यहाँ आ रही है तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आ रही है। अलॉन्ग विद डैट मैं ये समझता हूँ कि लास्ट में ये तो हो गई दुनिया में सारी चीज़ें जो कि हमने करनी ही करनी है अगर हमने कम्पीट करना है तो। एक जो हमारा ओवरऑल माइंडसेट या परसेप्शन या जो ओवरऑल माइंड मैपिंग दुनिया के सामने हुई हुई है कि हम लाइक का टेररिस्ट स्टेट हैं या एक्सट्रीमिस्ट स्टेट हैं, इसको भी ख़त्म करने के लिए हमें इस्लामिक टीचिंग्स को प्रमोट करना होगा। अगेन ये भी प्राइमरी लेवल से। अब इसको लोग शायद थोड़ा सा एक्सट्रीम पे लेके जाएं कि जी ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस्लामिक टीचिंग्स को सही तरीके से अपने यंग बच्चों को देंगे तो वो इसके ज़रिए से ना सिर्फ बाहर अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर सकेंगे बल्कि अपना जो स्टांस है, नैरेटिव है, उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं। अगर एक इंसान कह रहा है कि जी ये इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं वो लोगों को एक्सट्रीम बना देती है, लोगों को टेररिस्ट बना देती है, आपने उसको काउंटर करना है। अब आप काउंटर करेंगे कैसे अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी? तो
उसके लिए आपको इस्लामिक टीचिंग्स करनी पड़ेंगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको टॉपिक्स पे बात करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अलॉन्ग विद इस्लामिक टीचिंग्स, इन दोनों का मैचअप करके जब आप अपनी यूथ को ट्रेन करेंगे तो यही कल को आने वाली जो हमारी रिप्रेजेंटेशन बनेगी, ये अच्छा एक इमेज पाकिस्तान का क्रिएट करने में कामयाब होगी। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, आगे पाकिस्तान ने फ्लोरिश करना है, और जिस यूथ ने करना है, आज ये बिल्कुल प्राइम टाइम खड़ा है कि हम उनको आज से अगर आहिस्ता 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 इन मामलात में चिप इन करना शुरू करें तो वो बहुत आगे अपने आप को खुद ही रास्ते निकाल सकती है। हम जो रो रहे होते हैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या एवेन्यूज़ नहीं है या हैं तो कम हैं, ये स्किल्स अगर आप प्राइमरी लेवल पे सिखाना शुरू करोगे और उनको वे आउट दे दोगे तो वो खुद ही रास्ता निकाल लेंगे। फिर स्टेट को ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैठ के उनके बारे में सोचे। इंडिया अगेन एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ कितने एंटरप्रेन्योर्स बन गए, कितनी यूनिकॉर्न्स बन गई। तो अगेन स्टार्ट तो वैसे ही किया था जैसे स्टार्ट वैसे ही पाकिस्तान किया, start हुआ फिर था। गवर्नमेंट ने जब टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट प्रमोट की तो उन्होंने खुद ही एवेन्यू निकाल लिया। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पेटीएम उनका मशहूर था, अब तो खैर वो डाउनफॉल पे चला गया, लेकिन एक सक्सेसफुल मॉडल तो एक ज़माने में था ना। इसी तरह जो है, हाँ, एक लास्ट में मैं थोड़ी सी सबमिशन देना चाहूँगा कि ओवरऑल मैं ये बात इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ज़रूरी इसलिए कि जितना मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी बड़े मुकाम पे पहुंचना है या कोई आपने बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है ना, तो उस आपकी ओवरऑल सक्सेस डिपेंड करेगी कि आप दूसरों की खुशी में किस तरह शरीक होते हैं। दूसरों की खुशी में शरीक होना भी एक इबादत है। एक इंसान लेट से आपसे पहले किसी मुकाम पे पहुंच गया तो दैट डजंट मीन कि आप कोई खुदा ना खास्ता कमज़ोर थे या आप कर नहीं सके। ठीक है, आप उसकी खुशी में शरीक हों। अल्लाह ताला से ये आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी भी नियत आप देख रहे हैं, इसको जो खुशी दी है इसको नसीब फरमा और मुझे मेरी मेहनत का सिला अता फरमा। तो आप देखना, जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके लिए रास्ते कितने आसान होंगे, आपके लिए कितने एवेन्यूज़ खुलेंगे, आप खुद भी पता नहीं चलेगा। मैं अपनी एग्जांपल ले सकता हूँ ना कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो साथ के बैचमेट्स हैं वो अपने अपनी जगहों पर सक्सेसफुली अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। अल्लाह जानता है मुझे इतनी खुशी हो रही होती है, मैं दिल से उनके लिए दुआएं कर रहा होता हूँ। और भी मेरे बहुत से कोलीग्स हैं जो कि अपनी अपनी जगह पे फ्लरिश कर रहे हैं। तो आज अल्लाह का करम है कि उसके रिस्पांस में अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसा रास्ता निकाल दिया जहाँ से हम कभी सोच भी नहीं सकता, जो बिल्कुल पता भी नहीं था। और इस एक इवेंट के बाद मेरे अंदर ये यकीन बैठ गया कि यार वाकई में हर इंसान अपनी भी जगह पे मेहनत कर रहा होता है। आप दूसरों की मेहनत से खामखा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी खुशी में शरीक हों, पार्टिसिपेट करें और इस यकीन के साथ कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भी रिजल्ट दे देना। बिल्कुल बेशक। सो दैट्स द concluding remarks which I would like to add on. थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting communical team. आप आए, आपने इतनी अच्छी डिस्कशन की, हमारी ऑडियंस को इतनी It's my pleasure. It's my pleasure. थैंक यू सो मच फॉर Thank Thank you. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। आई होप आपको मिस्टर तारिक की कॉन्वर्जेसन अच्छी लगी हो, काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन रही, और जो भी इस फील्ड में सिविल सर्वेंट की तरफ जाना चाहते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। सिमिलरली हमने लिंक मेंशन कर दिए हैं नीचे, तो आप उनको फॉलो करें, उनको मेंशन करें। एंड यू गाइस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू CSS और PCS और एनीथिंग लाइक, अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप पर आएँ, वहाँ पे पोस्ट कर दें एंड वी कैन लाइक आंसर बैक टू यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।